बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने LT ग्रेड और GIC लेक्चरर के सिलेबस के मुताबिक लगभग कंप्लीट क्रैश कोर्स करा दिया। साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट के तौर पे पिछले साल के बहुत सारे क्वेश्चंस भी हल कराए। चूँकि एग्ज़ाम करीब है, इसीलिए हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के इम्तिहान में पूछे गए उर्दू के कुछ अहम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये हमारी मैराथन क्लास होगी। अपनी इस मैराथन क्लास में हम सन 2021 के इम्तिहान में GIC लेक्चरर में जो 80 सवाल पूछे गए थे उनको तफसील से हल करेंगे। इसके अलावा सन 2017 में लोक सेवा आयोग ने एक इम्तिहान कराया था, उसमें पूछे गए 80 सवालात हल करेंगे। यानी कि लगभग 160 सवालात हम हल करेंगे। लेकिन ये सिर्फ 160 सवालों के जवाब ही आपको नहीं बताए जाएंगे। 160 सवालात से मुताल्लिक अहम पॉइंट्स जो कि एग्ज़ाम में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं वो भी बताए जाएंगे। तो आप हमारी इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं कभी भी क्लास में आप लोगों को फोर्स नहीं करता हूँ लाइक और शेयर करने के लिए, लेकिन मैंने मैराथन बनाई है, मेहनत की है, तो आप लोगों का ये फरीज़ा है कि इस क्लास को लाइक करके शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल ये है जिसमें पूछा जा रहा है कि मिर्ज़ा गालिब को हैवान ज़रीफ़ किसने कहा। एक किताब लिखी गई थी 1897 ईस्वी में यादगार गालिब के नाम से। वो किताब किसने लिखी थी? अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। हाली ने अपनी इस किताब में मिर्ज़ा गालिब को हैवान ज़रीफ़ लिखा है। दूसरा सवाल कि खाना जंगी किस अदीब का मशहूर ड्रामा है। खाना जंगी ड्रामा ये मोहम्मद मुजीब का है। मोहम्मद मुजीब के और भी ड्रामे हैं जैसे खेती, हुबा खानम, अंजाम, आजमाइश, ये सब मोहम्मद मुजीब के ड्रामे हैं। खाना जंगी के नाम से एक नज़्म भी है, तो ये नज़्म किसकी है आप लोगों को कमेंट में बताना है। लंदन की एक रात, ये क्या है? नाविल है। किसका नाविल है? तो ये सज्जाद ज़हीर का नाविल है। कितने अबवाब पे मुश्तमिल है? तो ये 7 अबवाब पे मुश्तमिल है। सज्जाद ज़हीर की एक अहम किताब जो है रोशनाई के नाम से भी है। ज़िक्र हाफिज़ इनकी किताब है। पिघला नीलम के नाम से इनकी एक मशहूर तसनीफ़ है। क्वेश्चन नंबर 44 अश्तर सोज़न, ये किताब का नाम है। किसकी किताब है? ये जो किताब है ये तबसरों का मजमूआ है। किसके? काज़ी अब्दुल वदूद के। काज़ी अब्दुल वदूद का एक और तबसरों का मजमूआ है जिसका नाम है अय्यारिस्तान। अगला सवाल यह है कि किस किताब में नई दुनिया के उन्वान से एक बाब मिलता है। तो वो है साहिल और समंदर। साहिल और समंदर ये क्या है? तो ये सफ़रनामा है। किसका सफ़रनामा है? सैयद एहतशाम हुसैन का। फ़कीरा ये किस अफसाने का किरदार है? तो हयातुल्लाह अंसारी का एक अफसाना है आखिरी कोशिश, उसका किरदार है फ़कीरा। फ़कीरा का एक भाई भी होता है। इस अफसाने में दोनों भाई अपनी माँ से भीख मंगवाते हैं। अगला सवाल ये कि ड्रामा इंद्र सभा में सब्ज़ परी किससे कहती है कि हिंदुस्तान के शहजादे गुलफाम पर उसका दिल आ गया है। तो देखिए ड्रामा इंद्र सभा अमानत लखनवी का ड्रामा है। ये 1852 ईस्वी में लिखा गया था। ये उर्दू का पहला बाकायदा ड्रामा है। इसमें कुल 8 किरदार हैं, 4 तो परियां हैं और 2 देव हैं और एक शहजादा गुलफाम है और एक राजा इंदर है। तो जो सब्ज़ परी होती है वो काला देव से कहती है
کہ اسے ہندوستان کے شہزادے گلفام پہ دلا گیا ہے، اور یہی کالا دیو ہے جو گلفام کو سوتے میں اٹھا لے جاتا ہے سبز پری کے لیے۔ آگرہ بازار یہ ڈرامہ ہے، کس کا ڈرامہ ہے؟ حبیب تنویر کا ڈرامہ ہے۔ حبیب تنویر کا یہ ڈرامہ کس کی زندگی پہ مبنی ہے؟ تو یہ نذیر اکبر آبادی کی زندگی پر مبنی ہے۔ کون سا بیان درست ہے؟ چاندنی بیگم عصمت چغتائی کا ناول ہے؟ جی نہیں، چاندنی بیگم یہ ناول ہے قرۃ العین حیدر کا۔ نرملا کے مصنف بیدی ہیں؟ جی نہیں، نرملا ناول ہے کس کا؟ پریم چند کا۔ قرۃ العین حیدر کا ناول غالب ہے؟ جی نہیں۔ اودھ پنچ ایک مشہور رسالے کا نام ہے، تو یہ بات تو صحیح ہے۔ اودھ پنچ ایک رسالہ ہے جو کہ لکھنؤ سے نکلتا تھا۔ اودھ اخبار بھی لکھنؤ سے نکلتا تھا۔ تو اودھ اخبار کے مدیر کون ہیں؟ تو الگ الگ تھے، لیکن ایک وقت میں پنڈت رتن ناتھ سرشار بھی اودھ پنچ کے مدیر تھے۔ مثنوی ہے قدم راؤ پدم راؤ، اس کو اردو کی پہلی مثنوی کہا جاتا ہے۔ کس نے لکھی تھی؟ فخر الدین نظامی نے لکھی تھی۔ کس زمانے میں لکھی گئی یہ پوچھا جاتا ہے، تو بہمنی دور میں یہ مثنوی لکھی گئی تھی۔ کوشچن نمبر 52، منشی پریم چند کے کس مجموعے کو انگریزی حکومت نے ضبط کر لیا تھا؟ منشی پریم چند کا جو پہلا افسانوی مجموعہ ہے سوز وطن، جو کہ 1908 عیسوی میں شائع ہوا تھا، اس میں 5 افسانے تھے، اور پہلا افسانہ جو تھا وہ دنیا کا سب سے انمول رتن تھا۔ اس افسانوی مجموعہ کو انگریزوں نے ضبط کر لیا تھا اور اس کی کاپیاں جلا دی گئی تھیں، کیونکہ اس میں حب الوطنی کے جذبات بہت زیادہ تھے۔ کوشچن نمبر 53، رسالہ تہذیب الاخلاق پہلی بار کب جاری ہوا تھا؟ تو دیکھیے 1869 عیسوی میں سر سید احمد خان گئے تھے لندن میں وہ رہے، تو وہاں پہ 2 اخبار نکلتے تھے، اسپیکٹیٹر اور ٹیٹلر کے نام سے۔ تو اسی سے انسپائر ہو کے جب لوٹے سر سید احمد خان، تو انہوں نے بنارس سے رسالہ تہذیب الاخلاق نکالا تھا 1870 عیسوی میں۔ اگلا سوال ہے کہ اس آباد خرابے میں یہ کس کی خود نوشت ہے؟ تو یہ اختر الایمان کی خود نوشت ہے۔ اختر الایمان کی جو یہ خود نوشت ہے رسالہ سوگات میں کس توار شائع ہوئی تھی؟ اختر الایمان کے شعری مجموعوں کی بات کریں تو گرداب ان کا پہلا شعری مجموعہ ہے۔ اس کے علاوہ تاریخ، سیارہ، سب رنگ، آب جو، یادیں ان کا ایسا شعری مجموعہ ہے جن کی وجہ سے ان کو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ 1962 عیسوی میں ملا تھا۔ بنت لمحات، نیا آہنگ، سر و ساما، زمیں زمیں، زمستہ سرد مہری کا، اور ان کی خود نوشت 1996 میں کتابی صورت میں شائع ہوئی تھی۔ کیا نام تھا؟ اس آباد خرابے میں۔ اردو کا مشہور ڈرامہ ضحاک یہ کس کی تصنیف ہے؟ محمد حسن کا یہ ڈرامہ ہے، اور یہ ایمرجنسی کے پس منظر میں لکھا گیا تھا۔ اس کا کردار جو ہے وہ نوشابہ اور فریدون ہے۔ یادوں کی بارات یہ کیا ہے؟ تو یہ بھی خود نوشت ہے۔ کس کی خود نوشت ہے؟ تو یہ جوش ملیحہ آبادی کی خود نوشت ہے، جن کو شاعر شباب اور شاعر انقلاب کہا جاتا ہے۔ جوش کی اگر بات کریں تو ان کی نظم ایک بہت ہی زیادہ مشہور ہے، جس کا نام ہے شکست زندان کا خواب۔ شکست زندان کے خواب کے علاوہ بھی جوش نے کچھ نظمیں لکھی،
جن میں کسان کافی زیادہ اہم تھی۔ ان کے جو شعری مجموعے ہیں ان سے کافی سوال پوچھے جاتے ہیں، تو روح ادب ان کا پہلا مجموعہ کلام ہے۔ اس کے علاوہ شاعر کی راتیں، نقش و نگار، شعلہ و شبنم، جنون و حکمت، حرف و حکایت، آیات و نغمات، عرش و فرش، رامش و رنگ، سنبل و سلاسل، سیف و سبو، سرود و خروش اور سموم و سبو، الہام و افکار، نظوم و جواہر جیسی ان کی اہم شعری مجموعے ہیں۔ شکست اور کسان کے علاوہ ان کی مشہور نظم ایسٹ انڈیا کمپنی کے فرزندوں سے خطاب، البیلی صبح اور بدلی کا چاند وغیرہ ہیں۔ یہاں پہ ایک جملہ دیا گیا ہے، کیوں روتا ہے بیٹا، خوش ہو جا، وہ مایا جال سے مکت ہو گئی، جنجال سے چھوٹ گئی، بڑی بھاگوان تھی جو اتنی جلدی مایا موہ کے بندھن توڑ دیے۔ تو اگر آپ یہ جملہ پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ ایسی زبان میں منشی پریم چند لکھتے ہیں۔ تو یہ منشی پریم چند کے شاہکار افسانہ کفن سے لی گئی اقتباس ہے۔ کفن پہلی بار کہاں سے شائع ہوا تھا؟ تو مکتبہ جامعہ لمیٹڈ دلی سے کفن شائع ہوا تھا۔ رسالہ جامعہ میں شائع ہوا تھا، مکتبہ جامعہ لمیٹڈ نہیں، رسالہ جامعہ میں کفن کو پہلی بار شائع کرایا گیا تھا۔ محمد حسین آزاد کی کتاب ہے آب حیات، جس میں اردو شعراء کا تذکرہ ہے۔ کتنے ادوار میں اسے تقسیم کیا گیا ہے؟ 5 دور میں۔ منشی پریم چند جی نہیں، میر تقی میر کی بات کریں تو تیسرے دور میں ان کا ذکر ہے۔ مرزا غالب کا، میر انیس کا، ان لوگوں کا ذکر آپ کو 5ویں باب میں ملے گا۔ کون سی کتاب یہاں پہ رشید احمد صدیقی کی نہیں ہے؟ دیکھیے، گنج ہائے گرا مایا، یہ خاکوں کا مجموعہ ہے۔ کس کا ہے؟ رشید احمد صدیقی کا ہے، بچے کو پتہ ہے۔ ان کا ایک اور مجموعہ ہے خاکوں کا، جو کہ ہم نفسان رفتہ ہے۔ انہوں نے مرزا غالب کے اوپر بھی ایک کتاب لکھی تھی، غالب کی شخصیت اور شاعری کے نام سے۔ اب بچا آتش گل، تو یہ آتش گل رشید احمد صدیقی کا نہیں بلکہ جگر کا یہ شعری مجموعہ ہے۔ اگلا سوال کی آثار السنادید، یہ کس کی کتاب ہے؟ تو آثار السنادید یہ سر سید احمد خان کی کتاب ہے۔ اس کا موضوع دلی کی تاریخی عمارتیں اور نامور لوگ ہیں۔ ڈرامہ آگرہ بازار میں دوسرا ایکٹ شروع ہوتے وقت پردے اٹھنے سے پہلے فقیر کی کون سی نظم سنائی دیتی ہے؟ دیکھیے، یہ جو ڈرامہ آگرہ بازار ہے نذیر اکبر آبادی کی زندگی کے اوپر لکھا گیا ہے، اور نذیر اکبر آبادی کے 23 منظوم کلام اس نظم میں پیش کیے جاتے ہیں۔ الگ الگ جگہ پہ آپ کو نظمیں دیکھنے کو ملیں گی نذیر اکبر آبادی کی، لیکن یہاں پہ پوچھ رہا ہے کہ جب دوسرا ایکٹ شروع ہوتا ہے تو پردہ اٹھنے سے پہلے ایک نظم سنائی دیتی ہے، وہ نظم کون سی ہے؟ تو وہ نظم ہے بنجارہ نامہ۔ آپشن بھی صحیح ہوگا۔ اردو تنقید پر ایک نظر، یہ کتاب ہے۔ اردو شاعری پر ایک نظر بھی کتاب ہے۔ یہ دونوں کتابیں کلیم الدین احمد کی ہیں۔ پوچھ رہا ہے کہ اردو تنقید پر ایک نظر کتابی صورت میں پہلی بار کب شائع ہوئی تھی؟ تو 1942 عیسوی میں۔ تشبیہ میں کل کتنے ارکان ہوتے ہیں؟ تشبیہ ایک صنعت ہوتی ہے جس میں
किसी कॉमन क्वालिटी के बेस पे दो चीज़ों का एक दूसरे से कंपैरिजन किया जाता है। ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं उपमा अलंकार। जैसे मैं आपको कहूँ कि नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है, तो इस शेर में सनत तशबीह है। कितने रुकन होते हैं? तो मुशब्बा होता है, मुशब्बा बे होता है, वजह तशबीह होती है, और जो तशबीह का जो लफ्ज़ होता है वो होता है। तो यानी कि 4 होता है। ठीक है, तशबीह में कितने रुकन होते हैं? 4। क्वेश्चन नंबर 64, वो कौन सी मसनवी है जिसमें एक भी शेर बादशाह वक्त की तारीफ में नहीं मिलता? देखिए, एक बहुत सारी मसनवियाँ उस दौर में लिखा करती थी, दक्कन के दौर में, जिसमें बादशाहों का जिक्र होता था। लेकिन ऐसी कौन सी मसनवी जिसमें एक भी शेर बादशाह के तारीफ में नहीं है? तो वो मसनवी है चंद्रबदन व महियार, एक इश्किया मसनवी है। अगला सवाल यह है कि वली औरंगाबादी किसके ज़माने में दिल्ली आए थे? देखिए, वली दक्कनी, उन्हीं को वली औरंगाबादी भी कहते हैं। ये 1700 ईस्वी में दिल्ली आए थे अपने दोस्त सैयद अबुल मुआली के साथ। दिल्ली आए तो इनकी मुलाकात सादुल्ला गुलशन से हुई थी, जिन्होंने इनको 2 मुफीद मशवरे भी दिए थे। तो 1700 ईस्वी में किसका ज़माना था? औरंगज़ेब का ज़माना था, और औरंगज़ेब को आलमगीर भी कहा जाता है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ऑप्शन डी सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 में अगर आप गौर करें तो पूछा जा रहा है कि मासिर शोरा की कौन सी फहरिस्त गलत है? देखिए, पहला देखिए, सौदा, मीर, दर्द और सोज। ठीक है, ये सब ऐसे हैं जो कि हम उम्र शोरा हैं। अगर देखा जाए तो मीर ने सौदा के अपने हम उम्र शोरा के बारे में कहा था कि मेरी उम्र में 3.25 शायर हैं। पहले तो ढाई शायर कहा था, फिर 3.25 कहा था। पहला खुद को एक पूरा शायर मानते थे, सौदा को पूरा शायर, दर्द को आधा शायर और सोच को पौना शायर मानते थे। तो ये सब मिला के कितने शायर हैं? ये 3.25 शायर हैं जो कि एक दूसरे के हम असरा हैं। खान आरजू, आबरू, शाकिर नाजी और हातिम, ये सब हम असरा हैं। गालिब और ज़ौक, मोमिन खां मोमिन और बहादुर शाह ज़फ़र, ये सब भी हम असरा हैं। लेकिन मिर्ज़ा मज़र जाना, मुसफ़ी, इंशा और जुरत, ये सब हम असर नहीं हैं। तो हमसे पूछ रहे हैं गलत फहरिस्त कौन सी है? तो गलत ये सी वाली है, जो कि हमारा जवाब हो जाएगा। सौदा ने अपना मशहूर कसीदा हिजविया कसीदा दर हिजवे इस्प, जिसको हम तज़हीक़े रोज़गार के नाम से जानते हैं, किस फ़ारसी शायर की हिजविया तशबीब के तत्बों में लिखा था? यानी किसको फॉलो करते हुए लिखा था? तो अनवरी, इसने भी हिजविया कसीदा लिखा था, तो उसी से इंस्पायर होकर सौदा ने लिखा था। यानी क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन बी दुरुस्त होगा। नज़ीर अकबर आबादी का हकीकी नाम यानी कि असली नाम क्या था? तो दुनिया जानती है कि वली मोहम्मद इनका असली नाम था, और इनको कौमी शायर की हैसियत से जाना जाता है। जोश मलिहाबादी का से मुतालिक एक सवाल आया था कि यादों की बारात उनके खुद नविश्त है। तब मैंने आपको बताया था कि जोश की एक नज़्म है किसान। पूछा जा रहा है कि जोश की नज़्म किसान उनके किस मजमूए कलाम में शामिल है? तो शोला व शबनम, ये जोश मलिहाबादी का मजमूए कलाम है, इसमें शामिल है उनकी नज़्म किसान। 18वीं सदी के किस शायर ने कोई कसीदा नहीं लिखा, सिर्फ गज़ल लिखा? तो वो हैं दर्द। मीर तकी मीर, रफ़ी सौदा और मुसफ़ी, ये तीनों ऐसे हैं जिन्होंने कसीदा लिखा, लेकिन दर्द ने कसीदा नहीं लिखा। दीवान ज़ादा, ये किसकी तख्लीक है? मज़र जाना की, शिबली नोमानी की, शाह हातिम की या फिर मुसहफ़ी की? तो आसान सा सवाल है, शाह हातिम की ये तख्लीक है दीवान ज़ादा।
इनमें से किस शायर को ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया? देखिए, ज्ञानपीठ अवार्ड याफ्ता जो हैं उर्दू में वो 5 शोरा हैं। सबसे पहले फिराक को मिला, फिराक इसमें हैं। उसके बाद कुरतुलैन हैदर को मिला, अली सरदार जाफरी को मिला, शहरियार को मिला, और 2024 में गुलजार साहब को भी मिला, जो कि उर्दू के ही तो हैं। तो इस तरह से 5 शायरों को उर्दू में ज्ञानपीठ अवार्ड मिल चुका है। ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 74 पे आते हैं। दर्ज झेल में से चकबस्त का शेरी मजमुआ कौन सा है? पंडित बृजनारायण चकबस्त कौमी शायर के नाम से जाने जाते हैं। अवामी शायर नज़ीर अकबर आबादी, कौमी शायर बृजनारायण चकबस्त। इनका शेरी मजमुआ है सुबह वतन। खाके वतन के नाम से इनकी नज़्म है, याद रखिएगा। खाके वतन जो लोग जवाब दे रहे हैं उनकी नज़्म का नाम है खाके वतन। सुबह वतन इनका शेरी मजमुआ है। इनकी एक नज़्म है रामायण का एक सीन, आसिफुद्दौला का इमाम बाड़ा, मुरक्का इबरत, ये सब इनकी नज़में हैं। सबरस ये मुल्ला वजही की तसनीफ़ है। सबरस ये दास्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी थी 1045 हिजरी में। ठीक है, 1054 नहीं होगा, हाँ, इसीलिए तो हम कंफ्यूज हो रहे थे। 1045 हिजरी में सबरस लिखी गई थी, यहाँ पे 1054 है। ठीक है, तो कोई ऑप्शन सही नहीं है, लेकिन करीब करीब जो है वो 1054 हिजरी है। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। गुलों में रंग भरे बाद नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। ये जो शेर है किसका है? फैज़ अहमद फैज़ का बहुत मशहूर शेर है। मसनवी सेहरुल बयान किस बहर में लिखी गई? मसनवी सेहरुल बयान बहर मुतकारिब में लिखी गई। किसने लिखी थी? मीर हसन ने लिखी थी। ठीक है, उर्दू की मकबूल तरीन मसनवी तस्लीम की जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम, ये नज़्म है, किसने लिखा था? जोशमली आबादी ने, जिनको शायर शबाब और शायर इनकलाब कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 79, जिस नज़्म के हर बंद में 6 मिसरे हों उसे हम क्या कहते हैं? मुसद्दस कहते हैं। आम तौर से मरसिए मुसद्दस की हैयत में भी लिखे जाते हैं। मरसिए को मुसद्दस की हैयत सौदा ने अता की थी। मोहसिन काकोरी जो कि नादिया कसीदा लिखने के लिए जाने जाते हैं, इनका तारीखी नाम मंजूर इलाही था। क्वेश्चन नंबर 81, इसमें पूछा जा रहा है कि नासिख किस दबिस्तान के शायर हैं? शेख इमाम बख्श नासिख इनका पूरा नाम है। इनका ताल्लुक़ दबिस्तान लखनऊ से है। ये अदबी डिक्टेटर की हैसियत से जाने जाते हैं। इस्लाह ज़बान की तहरीक में इन्होंने ज़बान की इस्लाह के कुछ उसूल मुरतब किए थे, जिस पे इन्होंने सख्ती से अमल किया और अपने शागिर्दों से भी सख्ती से अमल करवाया। इसीलिए इनको अदबी डिक्टेटर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 82, अकबर इलाहाबादी लिसानुल अस्र के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने अपनी तंज़िया शायरी के ज़रिए उर्दू के किस अजीम शख्सियत पर वार किया? देखिए, इन्होंने मगरबी तहज़ीब को तंज़ो तज़हीक का निशाना बनाया। साथ ही साथ ये सर सैयद अहमद ख़ान और अलीगढ़ तहरीक के भी सख्त मुखालिफ थे। यानी इन्होंने सर सैयद पर तनकीद की, लेकिन जब सर सैयद का इंतकाल हो गया तो इन्होंने ये भी कहा कि बाकी सब तो बातें थीं, लेकिन सैयद काम करता था। क्वेश्चन नंबर 83, मुंदज़ा झेल शोरा में से किसका ताल्लुक़ पेशे वकालत से था? तो सरूर जान आबादी का, नज़्म तबातबाई और इस्माइल मिर्ठी का नहीं था, बल्कि चकबस्त का था ताल्लुक़ पेशे वकालत से। पंडित बृजनारायण चकबस्त ये कौमी शायर की हैसियत से जाने जाते हैं। इन्होंने कौमी नज़में लिखी। जो हिंदुस्तान के फ्रीडम फाइटर्स थे उनका मरसिया भी इन्होंने लिखा।
साथ ही साथ इन्होंने रामायण का एक सीन, एक मशहूर नज़्म लिखी जो कि काफ़ी अहम है। ये मीर अनीस से बहुत ही ज़्यादा मुतासिर थे। इनके बारे में ये कहा गया है कि अगर इनके मुसद्दस के बंद को मीर अनीस के किसी मरसिए में डाल दिया जाए तो फ़र्क नहीं कर पाएंगे आप कि ये अनीस का कलाम है या फिर चकबस्त का है। यानी कि पंडित बृजनारायण चकबस्त पे मीर अनीस का बहुत ही ज़्यादा असर था। क्वेश्चन नंबर 84 में एक शेर दिया गया है कि पियाबाज प्याला पिया जाए ना, पियाबाज यक्तल जिया जाए ना। तो यक्तिल जिया जाए ना, ये जो शेर है ये किस शायर का है? तो ये मोहम्मद कुली कुतुब शाह का है। पहले साहिब दीवान शायर हैं, 12 प्यारियों के आशिक के तौर से मशहूर हैं। इन्होंने उर्दू में 17 तखल्लुस इस्तेमाल किए। उर्दू और फ़ारसी के अलावा तेलुगु ज़बान में भी इन्होंने शायरी की। आहंग, ये शेरी मजमुआ है, किसका है? मजाज का। मजाज का पूरा नाम असरारुल हक मजाज है। गुमान का मुमकिन, ये शेरी मजमुआ किसका है? ला बराबर इंसान, गुमान का मुमकिन। ये सब शेरी मजमुए नून मीम राशिद की हैं। क्वेश्चन नंबर 87, गुल बकावली किस्सा किस मसनवी में नज़्म हुआ? देखिए, गुल बकावली जो किस्सा है, असल किस्सा किसने लिखा था? इज़्ज़तुल्लाह बंगाली ने लिखा था 1722 ईस्वी में। फिर इसी किस्से को आसान उर्दू ज़बान में तर्जुमा किया फोर्ट विलियम कॉलेज में 1803 ईस्वी में। किसने? निहाल चंद लाहौरी ने। और फिर इसी किस्से को मसनवी में नज़्म किया किसने? पंडित दयाशंकर नसीम ने। किस मसनवी में इस किस्से को नज़्म किया गया? तो गुलजार नसीम में, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा। मीर तकी मीर के कुल कितने दीवान हैं? मीर के कुल 7 दीवान हैं। इनमें 6 उर्दू के हैं और 1 फ़ारसी के। ठीक है, टोटल इनका दीवान कितना है? 7 है। अगर यही सवाल आपसे पूछता कि मीर तकी मीर के उर्दू के कुल दीवान कितने हैं, तो आपका जवाब होता 6। क्वेश्चन नंबर 89, नज़्म आवारा। इस नज़्म के शायर कौन हैं? तो ये आहंग जिनका मजमूआ कलाम है, उन्हीं की ये नज़्म है, मजाज की। मजाज का मोनोग्राफ आप पढ़ सकते हैं, शारिब दौलवी ने लिखा था। उर्दू शायरी, गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, ये किसका कौल है? तो ये रशीद अहमद सिद्दीकी का है। गज़ल चावल पर कुलवल्ला लिखने का आर्ट आले अहमद सरूर ने कहा था। गज़ल उफ़ूनत में कसीदा और गज़ल संडास से भी बदतर हैं, ये किसने कही थी? हाली ने बात कही थी। और गज़ल बेवक्त की रागनी है, ये बात भी हाली ने कही थी। लेकिन उर्दू शायरी की आबरू है गज़ल, ये रशीद अहमद सिद्दीकी का कौल है। इंशा ने उर्दू कवायद की किताब लिखी जिसका नाम था दरियाए लताफ़त। कब लिखी थी? तो दरियाए लताफ़त लिखी थी 1802 ईस्वी में। इनकी एक बहुत ही मशहूर दास्तान है जो कि रानी केतकी की कहानी के नाम से जानी जाती है। इसकी ख़ुसूसियत यह है कि इसमें अरबी और फ़ारसी के अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए गए हैं। हिंदी छुट किसी और बोली का न मेल है न पुट, यानी कि ये ख़ालिस हिंदुस्तानी ज़बान में इन्होंने आमदन एक दास्तान लिखी थी, रानी केतकी की कहानी। इंशा ने एक किताब लिखी थी सिल्के गौहर के नाम से। इसकी ख़ुसूसियत है कि इसमें कोई भी नुक्ता वाला लफ्ज़ नहीं है, ये गैर मनकूता किताब है। इंशा ने लिखी थी, उसका नाम सिल्के गौहर था। देखिए यहाँ पे कवायद से भी कुछ सवाल आपके दिए गए हैं। वो लफ्ज़ जो किसी इस्म की हालत, कैफियत, कमियत को ज़ाहिर करे या किसी चीज़ की अच्छाई या बुराई बताए तो उसे हम क्या कहते हैं? सिफत कहते हैं। ठीक है, तशबीह ये सनअत होती है जिसमें हम किसी एक चीज़ का
दूसरी चीज़ से कंपैरिजन करते हैं, जैसे नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। इस्तिआरा में किसी एक चीज़ को बाय नहीं दूसरी चीज़ करार दे देते हैं, जैसे कि शेर की आमद है किरण काँप रहा है। मजाज मुरसल की मिसाल मैं एक दे देता हूँ। जब हाथ उसकी नब्ज़ पे रखा तबीब ने, महसूस ये हुआ कि बदन में लगी है आग। इस शेर में सनत मजाज मुरसल है। अगला सवाल है कि तरजीह बंद किसे कहते हैं। तो वो नज़्म जिसके हर बंद के आखिर में एक शेर की तकरार हो तो उसे हम तरजीह बंद कहते हैं। शायरी में ऐसा मुबालगा जो अक़लन और आदतन दोनों एतबार से मुहाल हो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम गुलू कहते हैं। ठीक है। अगला सवाल है कि प्यासी जो थी सिपाहे खुदा 3 रात की, साहिल पर सर पटकती थी मौजें फुरात की। इस शेर में कौन सी सनत है। आती है उसको देखने मौजें कशा कशा, साहिल पे बाल खोले नहाती है चाँदनी। ये शेर इसमें सनत हुस्न तालील है। अगला सवाल है कि दौड़ना सोना और खेलना इसम की कौन सी किस्म है, तो ये इसमें मसदर हैं। तुम कौन हो, तुम कौन हो, जिब्रील हूँ, क्यों आए हो, सरकार फलक से कोई पैगाम। तो ये जो शेर है इसमें कौन सी सनत है, तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पढ़ के ही आपको अंदाज़ा लग गया होगा। तुम कौन हो सवाल, जिब्रील हूँ जवाब, यानी कि इस शेर में सनत सवाल जवाब है, यानी ऑप्शन बी सही होगा। किस सनत के लुग़वी माने लपेटना और फैलाना है। तो लफ के माने लपेटना और नस्र के माने फैलाना होता है। तो ये है सनत लफ़ व नस्र, जिसमें किसी बात को एक मिसरे में लपेट के दूसरे मिसरे में उसको तरतीबवार फैला दिया जाता है, तो वो सनत लफ़ व नस्र मुरत्तब होती है। और जो पहले शेर में जो बात कही गई है उसको अगर बिना तरतीब के फैलाया जाता है तो वो सनत लफ़ गैर मुरत्तब हो जाती है। किस शेर में किस सनत में किसी मशहूर वाक़या या किस्सा की तरफ इशारा किया जाता है, तो वह है सनत तलमी। जैसे निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे, लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, इसमें सनत तलमी है। इसी तरह बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। इस शेर में भी सनत तलमी है। तेशे बगैर मर न सका कोहकन असद, सरगश्त खुमारे रसूमो क़यूद था। इस शेर में भी सनत तलमी है। देखिए ये जो आखिर में मैंने गालिब का शेर पढ़ा, तेशे बगैर मर न सका कोहकन असद, तो ये कोहकन कौन है, ये फरहाद है। शीरी फरहाद मशहूर किस्सा है, उस किस्से की तरफ जिक्र है, तो इसमें भी सनत तलमी हो जाएगी। कौन सा से हरफी कलमा जिसका दरमियानी हर्फ साकिन हो क्या कहलाता है। कोई भी से हरफी कलमा जिसका दरमियानी हर्फ साकिन हो उसको हम वित्र मफरूक कहते हैं, यानी ऑप्शन डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद अफजल की मसनवी है बिकट कहानी। इसमें अशआर की कुल तादाद कितनी है, तो इसमें 325 अशआर हैं। बिकट कहानी ये शुमाली हिंद की पहली मसनवी करार दी गई है। ये 12 मासा की हैयत में है। 12 मासा क्या होता है, 12 मासा में एक हिंदू ब्राह्मण औरत अपने शौहर की जुदाई में फिराक में गाना गाती है और अपने जज्बात को महीने के महीने एक्सप्रेस करती है, जाहिर करती है, तो ये 12 मासा कहलाता है। चलिए वैसा ही सवाल आ गया है कि मुंदरजा झेल में से
किस किताब में एक ब्राह्मण औरत के अपने शौहर से फिराक की कैफियत को कलम बंद किया गया है? तो करबल कथा में तो नहीं होगा, करबल कथा फजली की दास्तान है जो रोज़तुस्सोहदा का तर्जुमा है। बिकट कहानी ये सही होगा, बिकट कहानी अफजल पानीपती की मसनवी है। 12 मासा है। सबरस तो पहली दास्तान हो गई और फसाने अजायब ये शुमाली हिंद की पहली तबाज़ात दास्तान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुली कुतुब शाही दौर का कौन सा हाकिम था जिसका ताल्लुक़ पहले बहमनी दौर से था और वह तेलंगाना का सूबेदार भी था? तो वह है कुली कुतुब शाह। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 104, किस आदिल शाही सुल्तान को लफ्ज़ नौरस से गैर मामूली दिलचस्पी थी? तो नौरस, याद करिए, किताब नौरस लिखी थी जो फ़न मौसीकी पे मबनी थी, जिसमें म्यूज़िक के बारे में बातें बताई गई थी। किसने लिखी थी? इब्राहिम आदिल शाह सानी ने लिखी थी। तो इसे यानी इब्राहिम आदिल शाह सानी को लफ्ज़ नौरस से गैर मामूली दिलचस्पी थी। मुंदरजा झैल में से किसका ताल्लुक़ फोर्ट विलियम कॉलेज से था? तो बहादुर अली हुसैनी, इनका ताल्लुक़ फोर्ट विलियम कॉलेज से था। इन्हीं के वसीले से मीर अमन फोर्ट विलियम कॉलेज पहुँचे थे। अखलाक हिंदी इनकी किताब बहुत ज़्यादा मशहूर है। किसका ताल्लुक़ बीजापुर से है? तो इसमें से बीजापुर से ताल्लुक़ शाह मीरा जी शमसुल उशाक का है, यानी ऑप्शन डी सही होगा। लल्लू लाल कवि ये कहाँ के रहने वाले थे? तो लल्लू लाल कवि की इल्मी व अदबी खिदमात एक किताब है डॉक्टर मोहम्मद कासिम अंसारी की, उसे आप पढ़ेंगे तो लल्लू लाल जी के बारे में सारी मालूमात आपको हासिल हो जाएगी। ये गुजरात के रहने वाले थे। इनकी किताब सिंहासन बत्तीसी काफ़ी ज़्यादा अहम है। लताइफ़ हिंदी के नाम से भी इन्होंने किताब लिखी। काज़िम अली जवा के साथ मिलके भी इन्होंने कुछ काम किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 108, प्रोफेसर रामचंद्र का ताल्लुक़ किस किताब से नहीं है? प्रोफेसर रामचंद्र फुगान बेखबर, ये इनकी किताब नहीं है, बल्कि तज़किरतुल कामिलीन, उसूल इल्म हयात और अजायब रोज़गार, ये सब प्रोफेसर रामचंद्र जो दिल्ली कॉलेज से वाबस्ता थे। रिसाला फ़वाइदुन नाज़रीन जो निकाला था, मुहिब्बे हिंद निकाला था, ये सब उनकी किताब है। फुगान बेखबर नहीं है। चलो उर्दू ब्रजभाषा से निकलिए नज़रिया किसका? इतना आसान सा सवाल आपको देखने को मिला था, लेकिन सारे सवाल आसान नहीं हैं। कुछ सवाल तो हर इम्तिहान में आसान होते हैं, उसे हर कोई कर लेता है। ठीक है, जो सवालात थोड़ा सा मॉडरेट और डिफ़िकल्ट लेवल के होते हैं वही आपका सिलेक्शन कराते हैं। तो आप तफसील से पढ़िएगा। ख़ास ही एक अहम बात मैं आपको बता दूं, अगर आपको LT ग्रेड या GIC लेक्चर के इम्तिहान में कामयाबी हासिल करनी है तो आप अपना जनरल की तैयारी अच्छे से करिए, क्योंकि जो जनरल में अच्छा स्कोर करेगा सिलेक्शन उसी का होगा। तो ये जो कौल है, ये जो नज़रिया है मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है। अपनी किताब अपनी किताब आब हयात में लिखते हैं कि इतनी बात तो हर शख्स जानता है कि हमारी ज़बान उर्दू ब्रज भाषा से निकली है और ये ख़ास हिंदुस्तानी ज़बान है। महमूद शिरानी ने एक किताब लिखी थी पंजाब में उर्दू, जिसमें उन्होंने ये नज़रिया पेश किया था कि उर्दू पंजाब में पैदा हुई। मसूद हुसैन खां का नज़रिया सबसे ज़्यादा मुस्तनद माना जाता है, जिसके इनके मुताबिक उर्दू की पैदाइश दिल्ली और गिरदो नवाह में हुई। शौकत सब्ज़वारी दुआबे गंगो जमन को उर्दू की जाए पैदाइश करार देते हैं। दिल्ली कॉलेज किस सन में कायम किया गया? सन 1825 ईस्वी में दिल्ली कॉलेज मदरसा गाज़ीउद्दीन की इमारत में कायम किया। इसी इदारे के ही तहत वर्नाकुलर
ट्रांसलेशन सोसाइटी कायम किया गया था 1843 ईस्वी में। सैयद मोहम्मद हुसैन गेसु दराज, इनका ताल्लुक़ किस दौर से है? तो ये बहमनी दौर से हैं। देखिए ये जो गेसु दराज हैं, सैयद मोहम्मद हुसैन गेसु दराज, इनका कभी कभार तखल्लुस पूछ लिया जाता है। तो इनका तखल्लुस क्या है? तो इनका तखल्लुस शहबाज है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 112, अजायबात फ़रंग, जिसको हम तारीख़ यूसुफ़ी के नाम से जानते हैं, ये उर्दू का पहला सफ़रनामा है। 1847 ईस्वी में ये शाये हुआ था। किसने लिखा था? यूसुफ खां कंबल पोश ने। शौर सेनी प्राकृत किस इलाके में परवान चढ़ी? इसी से हमारी उर्दू ज़बान निकली है। ये मथुरा के इलाके में परवान चढ़ी थी। रौरतुश्शुहदा का करबल कथा के नाम से किसने उर्दू में तर्जुमा किया? फ़ज़ल अली फ़ज़ली ने 1732 ईस्वी में मुल्ला वाइज हुसैन काशफ़ी की किताब रौरतुश्शुहदा का उर्दू ज़बान में तर्जुमा किया था, और इस किताब पर इन्होंने नज़र सानी किया था 1748 ईस्वी में। इसमें 12 मजलिसें हैं। जो मजलिसें आपसे पूछी जाती हैं, 5वीं और 6ठी मजलिस किसके अहवाल हैं? तो 5वीं मजलिस में हज़रत मुस्लिम का ज़िक्र है और 6ठी मजलिस में फ़र्जंदाने मुस्लिम का ज़िक्र है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, ज़बान और इल्म ज़बान, ये किताब है किसकी तसनीफ़ है? तो ये अब्दुल कादिर सरवरी की किताब है। क्वेश्चन नंबर 116 है कि अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की पहली कॉन्फ्रेंस किस शहर में हुई थी? तो अप्रैल 1936 ईस्वी में मुंशी प्रेमचंद की सदारत में लखनऊ में अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की पहली कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई थी, जिसमें प्रेमचंद ने ये बात कही थी कि हमें हुस्न का मेआर बदलना होगा। दूसरी कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई? कलकत्ता में। तीसरी दिल्ली में। चौथी हैदराबाद में। 5वीं फिर से लखनऊ में। ठीक है, चलो टोटल 8 कॉन्फ्रेंस हुई थी। हाल ही के बारे में ये कौल किसका है कि आज के कलाम में अरब शायरों का सब फ़ख्र आज़ादी और मर्दानापन पाया जाता है? उसके कलाम में, यानी हाल ही के कलाम में। तो ये बात किसने कही थी? मौलवी अब्दुल हक। मौलवी अब्दुल हक को बाबाए उर्दू कहा जाता है। चलो, मुंजज़िल में से कौन सा नावल बंगाल की इनकलाबी तहरीक, मुतालबे पाकिस्तान, तक़सीम हिंद और क़याम बांग्लादेश के तनाजुर में लिखा गया? तो ये नावल है आखिर शब के हमसफ़र, या फिर मेरे भी सनम खाने, या फिर आग का दरिया। तो देखिए यहाँ पे 3 जो नावल हैं कुरतुलैन हैदर के हैं। खुदा की बस्ती ये शौकत सिद्दीकी का नावल है। आखिर शब के हमसफ़र के लिए कुरतुलैन हैदर को ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था, और इसी में आपको बंगाल के इनकलाबी तहरीक, मुतालबा पाकिस्तान और तक़सीम हिंद और क़याम बांग्लादेश के तनाजुर देखने को मिलते हैं। इसी तनाजुर में कुरतुलैन हैदर ने ये नावल लिखा था। कुरतुलैन हैदर का एक नावल आग का दरिया भी है। ठीक है, 1959 में लिखा गया था। ये 2500 साल हिंदुस्तानी तारीख़ पर मबनी है। चलो, मेहदी अफ़ादी के मुताबिक उर्दू लिटरेचर के अनासिर खमसा में सर सैयद हैं, नज़ीर अहमद हैं, हाली हैं, शिबली हैं, और कौन हैं? मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं। सहीफ़े मोहब्बत ये भी मेहदी अफ़ादी के ख़ुतूत के मजमूए का नाम है, और उनका ये जो मज़मून है उर्दू लिटरेचर के अनासिर खमसा, ये काफ़ी ज़्यादा मकबूल और मशहूर है। क्वेश्चन नंबर 120, किस तहरीर का ताल्लुक़
فرحت اللہ بیگ سے نہیں ہے۔ فرحت اللہ بیگ اردو کے پہلے خاکہ نگار تسلیم کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے ایک خاکہ اپنے استاد نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبان کے نام سے لکھا تھا، جو کہ کافی مقبول ہوا، اور وحید الدین سلیم نے جب یہ خاکہ پڑھا تو فرحت اللہ بیگ سے فرمائش کی تھی کہ میرا بھی خاکہ لکھنا، تو فرحت اللہ بیگ نے ان کی فرمائش مکمل کی اور لکھا ایک وصیت کی تعمیل میں، جو کہ خاکہ ہے کس کا؟ وحید الدین سلیم کا۔ دلی کا ایک یادگار مشاعرہ، یہ بھی ایک کتاب ہے فرحت اللہ بیگ کی۔ غالب ترقی پسندوں کی محفل میں، یہ کنہیا لال کپور کا انشائیہ ہے۔ اس میں پوچھا جا رہا ہے کہ ذیل میں سے وہ کون سی صنف سخن ہے جس میں بربادیوں اور تباہیوں کا ذکر نہایت دردمندی سے کیا جاتا ہے، جس میں کسی شہر کی بد نظمی، شکست و ریغ کا بیان ہو، اسے ہم شہر آسوب کہتے ہیں۔ اردو میں پہلا شہر آسوب لکھنے والے جعفر زٹلی ہیں، نوکری نامہ ان کا شہر آسوب تھا۔ کوشچن نمبر 32، فسانہ آزاد کے بارے میں درج ذیل میں سے کون سا قول درست ہے؟ دیکھیے، فسانہ آزاد جو ہے یہ پنڈت رتن ناتھ سرشار کا ناول ہے۔ گیان چند جین نے اسے داستان اور ناول کی درمیانی کڑی کہا ہے۔ فسانہ آزاد سے متعلق 4 اقوال ہیں، ان میں سے ایک ہی قول صحیح ہے۔ کون سا؟ پہلا والا کہ اس میں لکھنؤ کی تہذیب کی عکاسی ہے، یہ والا قول درست ہے، باقی غلط ہیں۔ آپشن بی میں یہ دیا گیا کہ یہ اس کا جو مربوط پلاٹ کا یہ ناول ہے، جی نہیں، اس کا جو پلاٹ ہے وہ ڈھیلا ڈھالا ہے۔ یہ آزاد کا افسانوی مجموعہ نہیں بلکہ سرشار کا ناول ہے۔ محمد حسین آزاد کی یہ سوانح عمری نہیں ہے بلکہ یہ ناول ہے رتن ناتھ سرشار کی، جس میں لکھنؤ کی مٹتی ہوئی تہذیب کی عکاسی کی گئی ہے۔ یہ ناول اودھ اخبار میں قسطوار ظرافت کے عنوان سے شائع ہوتا تھا۔ بعد میں منشی نول کشور پریس نے 1880 میں اس کو شائع کرایا تھا۔ سرشار کے دیگر ناولوں کی بات کریں تو شمس الضحیٰ، اعمال نامہ روز، جام سرشار، سیر کوہسار، کامنی، شاخ بنات اور خدائی فوجدار، یہ سب سرشار کے ناول ہیں۔ غزل بڑی کافر صنف سخن ہے، یہ کس کا قول ہے؟ تو یہ قول آل احمد سرور کا ہے۔ آل احمد سرور کا ایک اور قول ہے کہ غزل چاول پر قل ہو اللہ لکھنے کا آرٹ ہے۔ غزل نقاب پوش آرٹ ہے اور چاول پر قل ہو اللہ لکھنے کا آرٹ ہے، یہ قول آل احمد سرور کا ہے۔ کلیم الدین احمد آپشن میں ہیں، ان کا قول کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ غزل نیم وحشی صنف سخن ہے۔ فراق گورکھپوری کہتے ہیں کہ غزل شاعری نہیں، عطر شاعری ہے۔ غزل مختلف پھولوں کی مالا ہے اور غزل انتہاؤں کا ایک سلسلہ ہے، یہ فراق گورکھپوری غزل کے بارے میں کہتے ہیں۔ باقی غزل کے بارے میں اور بھی اہم اقوال ہیں، جیسے رشید احمد صدیقی نے غزل کو اردو شاعری کی آبرو کہا ہے، عظمت اللہ خان نے کہا ہے کہ غزل کی گردن بے تکلفی سے اڑا دینی چاہیے، اور حالی نے غزل کو بے وقت کی راگنی کہا ہے، اور شبلی نے کہا ہے کہ غزل کا خمیر عشق و محبت ہے۔ کوشچن نمبر 34، غالب نے 1 سال 9 ماہ کہاں قیام کیا تھا؟ تو دیکھیے، یہ کلکتہ کا سفر انہوں نے کیا تھا، تو کلکتہ میں 1 سال 9 مہینے یہ رہے، یعنی کہ آپشن سی درست ہوگا۔ اس لیے کلکتہ گئے تھے، تو یہ کلکتہ گئے تھے اپنی پینشن بحالی کی غرض سے۔ کوشچن نمبر 35،
یہ دعویٰ کس نے کیا کہ اردو برج بھاشا سے نکلی؟ اتنی بات تو ہر شخص جانتا ہے کہ ہماری زبان اردو برج بھاشا سے نکلی ہے۔ یہ بات آب حیات میں محمد حسین آزاد نے کہی تھی۔ آپشن اے درست ہوگا۔ اردو کے آغاز و ارتقاء سے متعلق مختلف نظریات ہیں۔ اگر آپ لوگ غور سے سن رہے ہوں تو میں کچھ نظریات آپ لوگوں کو وربلی بتا دوں۔ جیسے آپشن میں محمود شیرانی کا نام دیا گیا ہے، تو محمود شیرانی نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا پنجاب میں اردو۔ اس کتاب میں انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اردو کی جائے پیدائش پنجاب ہے۔ اس کے بعد سید سلیمان ندوی نے ایک کتاب نقوش سلیمانی لکھی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ مسلمان سب سے پہلے سندھ میں آئے تھے، اس لیے قرینِ قیاس یہ ہے کہ جسے آج ہم اردو کہتے ہیں اس کا حوالہ اسی وادی سندھ میں تیار ہوا ہوگا۔ تو سلیمان ندوی اردو زبان کے آغاز کا صحرا سندھ کے سربا دیتے ہیں۔ نصر الدین ہاشمی کے مطابق اردو دکن میں پیدا ہوئی۔ اختر اورینوی نے اردو کے مگدھ سے نکلنے کی بات کہی۔ گیان چند جین کے مطابق اردو کھڑی بولی سے نکلی، اور مسعود حسین خان نے دلی اور گرد و نواح کو اردو کی جائے پیدائش قرار دی۔ سہیل بخاری اڑیسہ چلے گئے اور وہ کہنے لگے کہ دراوڑی زبانوں کے خاندان سے نکلی ہے اور اس کی جائے پیدائش اڑیسہ ہے۔ تو یہ سب مختلف نظریات ہیں اردو کی ابتدا کے بارے میں۔ ایک قول سنیتی کمار چٹرجی کا بہت اہم ہے، اکثر پوچھا جاتا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ اگر مسلمان ہندوستان میں نہ آتے تب بھی جدید ہند آریائی زبانوں کی پیدائش ہو جاتی، لیکن ان کے ادبی آغاز و ارتقاء میں ضرور تاخیر ہوتی۔ کوشچن نمبر 36 پہ آتے ہیں۔ کوشچن نمبر 36 کدھر گیا بھائی؟ جی ہاں، رجب علی بیگ سرور کی قبر کہاں پہ ہے؟ رجب علی بیگ سرور کہاں پہ دفن ہوئے یہ پوچھا جا رہا ہے۔ رجب علی بیگ سرور کا انتقال بنارس میں ہوا تھا، لیکن یہاں پہ کہیں پہ بھی آپشن میں بنارس نہیں دیا ہوا ہے۔ حالانکہ رجب علی بیگ سرور بنارس میں ہی دفن ہیں، تو رجب علی بیگ سرور کی قبر ظاہر ہے بنارس میں ہوگی۔ تو یہاں پہ میرے خیال سے چاروں آپشن غلط ہے۔ اس سوال سے متعلق آپ کا کیا نظریہ ہے؟ کمنٹ میں بتائیے۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پہ۔ کوشچن نمبر 37، پریم چند کے نامکمل ناول کا نام۔ دیکھو، پریم چند کا پہلا ناول بھی نامکمل ہے اور آخری ناول بھی نامکمل ہے۔ پہلا ناول اسرار معابد ہے جو کہ آپشن میں ہے نہیں۔ آخری ناول ان کا منگل سوتر ہے، تو منگل سوتر ان کا آخری نامکمل ناول ہے۔ علامہ اقبال کو کس یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی سند سے نوازا گیا؟ ایران میں ما بعد الطبیعیات کا ارتقاء، یہ علامہ اقبال کا موضوع تھا۔ اس موضوع پر آپ کو میونک یونیورسٹی جرمنی سے پی ایچ ڈی کی سند ملی تھی، ٹھیک ہے؟ تو میونک یونیورسٹی آپشن 4 میں دیا ہوا ہے جو کہ صحیح ہوگا۔ مہجبیں کس مثنوی کا کردار ہے؟ کس مثنوی میں ما فوق الفطرت عناصر نہیں استعمال ہوئے ہیں؟ کس مثنوی میں کردار زمین پر بسنے والے گوشت پوشت کے انسان ہیں؟ کس مثنوی میں ہیروئن خودکشی کر لیتی ہے، زہر کھا لیتی ہے؟ ہیروئن کھاتی ہے زہر یا ہیرو کھاتا ہے؟ بتائیے۔ ہیروئن کا نام مہجبی ہیں اور یہ زہر عشق کا کردار ہے۔ اگلا سوال ہے،
सावन में दिया फिर महे शव्वाल दिखाई, बरसात में ईदाई कदो कश की बनाई। तो ये जो मतला है किसकी मदह में है? देखो ये जो मतला है किसके कसीदे का है? ज़ौक़ के। और ज़ौक़ मलिकुश्शुअरा थे बहादुर शाह ज़फ़र के। तो ये बहादुर शाह ज़फ़र की शान में मदह में ये कसीदा है। अकबर शाह सानी जो थे इन्होंने ज़ौक़ को ख़ाक़ानी हिंद का खिताब दिया था। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं, गुले नगमा के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? फ़िराक़ गोरखपुरी ने गुले नगमा किताब लिखी। शेरी मजमूआ है गुले नगमा। इसके लिए फ़िराक़ गोरखपुरी को ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया। कब? 1969 ईस्वी में। ठीक है, उर्दू के पहले शायर बने जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था, फ़िराक़ गोरखपुरी। क्वेश्चन नंबर 42, बरगे नए किसके शेरी मजमूए का नाम है? देखो बरगे नए ये शेरी मजमूआ नासिर काज़मी का है। अब नासिर काज़मी की दीगर अहम तसानीफ़ मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को बता दूँ। बरगे नए के अलावा पहली बारिश, निशाते ख्वाब, सुर की छाया, खुश्क चश्मे के किनारे, ये सब तसानीफ़ नासिर काज़मी की हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, गुबारे खातिर के खतूत कहाँ लिखे गए? तो किला अहमद नगर की जेल से ये लिखे गए थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा था। टोटल 24 खत थे। हबीबुर रहमान खां शेरवानी के नाम ये खतूत लिखे गए थे। निजी खतूत थे, शाये होने की गरज से नहीं लिखे गए थे, लेकिन बाद में इसको शाये किया गया। मोहम्मद अजमल ने पहली बार इसको मुरत्तब किया, बाद में मालिक राम ने भी 1947 में इसको मुरत्तब करके शाये कराया। दिल आराम किस ड्रामे का किरदार है? तो बहुत आसान सा सवाल है। दिल आराम ये ड्रामा अनारकली का किरदार है। इसके दीगर किरदार बख्तियार, सुरैया वगैरह हैं। और अनारकली का असल नाम नादिरा होता है तमन्ना की रहे नाज से तेरी खाली, न मेरा शेर न कता न कसीदा न गज़ल। तो ये जो शेर है किसका है? तो सबसे पहले तो ये शेर मोहसिन काकोरवी का है। उनका एक मशहूर कसीदा है, कसीदा दर मदहे खैरुल मुरसलीन, जिसका पहला मिसरा है, समते काशी से चला जानिबे मथुरा बादल। इसी कसीदे में एक शेर है कि है तमन्ना की रहे नाज से तेरी खाली, न मेरा शेर न कता न कसीदा न गज़ल। तो ये जो है कसीदे का शेर है। ऑप्शन डी सही होगा। वह कहानी जिसमें बेदी ने इख्तियाराती अंदाज को पहली बार पूरी तरह इस्तेमाल किया और असातीरी फ़िज़ा उभार कर प्लाट को उसके साथ तामीर किया है, वो कौन है? गरहन है। ये कौन कह रहा है? तो ये बात कह रहे हैं गोपी चंद नारंग। गोपी चंद नारंग का एक मज़मून है, आप उसे पढ़ेंगे। मज़मून का नाम है बेदी के फ़न की इख्तियाराती और असातीरी जड़ें। ये मज़मून का नाम है। इस मज़मून में आपको ये बयान देखने को मिलेगा। किसका है? गोपी चंद नारंग का है। नैरंगे ख़याल कितने हिस्सों पे मुश्तमिल है? 2 हिस्सों पे मुश्तमिल है। और नैरंगे ख़याल मोहम्मद हुसैन आज़ाद के इंशाइयों का मजमूआ है और इसमें 13 इंशाइए हैं। इसमें अहम जो इंशाइए या फिर मज़ामीन कह लीजिए जो कि अक्सर पूछे जाते हैं, उनमें सच और झूठ का रज़्मनामा, गुलशन उम्मीद की बहार
اور شہرت عام بقائے دوام ہے۔ ویسے تو ٹوٹل 13 مضامین یا پھر انشائیہ جو بھی کہہ لیجئے اس میں ہیں، لیکن جو 3 ہم نے بتایا وہ امپورٹنٹ ہیں۔ انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا، یہ بھی محمد حسین آزاد کا مضمون نیرنگ خیال میں ہی شامل ہے۔ سویرے جو کل آنکھ میری کھلی، یہ کس کی تخلیق ہے؟ تو یہ انشائیہ ہے۔ کس کا؟ مرزا فرات اللہ بیگ کا یا رشید احمد صدیقی یا پطرس بخاری کا؟ تو یہ پطرس بخاری کا ہے۔ اب پطرس بخاری کے بارے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا بتا دوں۔ انہوں نے بہت مختصر لکھا، لیکن مختصر لکھنے کے بعد بھی یہ کافی مشہور ہوئے۔ تو چلیے پطرس بخاری کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں۔ انہوں نے سویرے جلد نہ اٹھنے کی جو تکلیف ہے وہ اپنی اس انشائیہ میں سویرے جو کل آنکھ میری کھلی میں بتائی ہے، ٹھیک ہے۔ پطرس بخاری کو اردو کا ٹامس گرے کہا جاتا ہے۔ احمد شاہ بخاری ان کا پورا نام ہے۔ مضامین پطرس انہوں نے لکھا جس میں 11 مضامین شامل ہیں۔ کون کون سے؟ ہاسٹل میں پڑھنا، سویرے جو کل آنکھ میری کھلی، کتے، اردو کی آخری کتاب، میں ایک میاں ہوں، مرید پور کا پیر، انجام بخیر، سنیما کا عشق، میبل اور میں، مرحوم کی یاد میں، اور لاہور کا جغرافیہ، یہ سب پطرس بخاری کے مضامین ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے کوشچن نمبر 49 پہ آتے ہیں۔ کوشچن نمبر 49 میں نکات الشعراء کا تعلق کس صنفی ادب سے ہے؟ تو یہ تذکرہ ہے۔ فارسی زبان میں لکھا گیا اردو شاعروں کا پہلا تذکرہ ہے۔ یہ کس نے لکھا تھا؟ خدائے سخن نا خدائے سخن، ریختہ گویان ہند کے استاد اعظم، قنوطی شاعر بے دماغ، کون؟ میر تقی میر نے لکھا تھا۔ 103 اردو شاعروں کا اس میں ذکر ہے۔ 1752 عیسوی میں اس کو لکھا تھا۔ اردو دلی اور اس کے اطراف میں پیدا ہوئی۔ یہ کس کا نظریہ؟ ابھی میں نے آپ کو اردو زبان کے جو ابتدا کے الگ الگ نظریات تھے بتایا تھا کہ محمود شیرازی کا نظریہ ہے کہ اردو جو ہے وہ پنجاب میں پیدا ہوئی۔ شوکت سبزواری اردو پر ہریانوی کے اثرات کے قائل ہیں۔ سہیل بخاری نے کہا کہ اردو اڑیسہ میں پیدا ہوئی، اور مسعود حسین خاں کا ماننا یہ ہے کہ دلی اور اس کے گرد و نواح میں اردو کی جائے پیدائش ہے۔ تو یہاں پہ مسعود حسین خاں صحیح جواب ہوگا۔ ان میں سے کون ترقی پسند نقاد نہیں ہیں؟ تو آپ لوگوں کو بتانا ہے کہ کون ترقی پسند نقاد نہیں ہیں۔ جدیدیت کے علم بردار ہیں شمس الرحمن فاروقی، یہ ترقی پسند نقاد نہیں ہیں۔ رسالہ شب خون انہوں نے الہ آباد سے نکالا تھا۔ پروین شاکر کا مجموعہ کلام ان میں سے کون ہے؟ تو خوشبو پروین شاکر کا مجموعہ کلام ہے۔ پروین شاکر کے دیگر مجموعہ کلام کی بات کریں تو صدبرگ، خود کلامی، کف آئینہ، انکار، ماہ تمام، یہ سب ان کی تصانیف ہیں۔ ماہ تمام ان کی کلیات کا نام ہے۔ پروین شاکر 1952 میں کراچی میں پیدا ہوئی تھیں۔ چلو کوشچن نمبر 53، حیات جاوید کیا ہے؟ سر سید احمد خان کی سوانح حیات ہے، حال ہی نے لکھی تھی۔ کب لکھی تھی؟ سن 1901 عیسوی میں۔ حیات جاوید کو علامہ شبلی نعمانی نے مدلل مداحی
और किताबुल मनाकिब कहा है। क्वेश्चन नंबर 54, अल्लामा इकबाल की नज़्म है साक़ी नामा, उनके किस मजमूए में शामिल है? तो बाल जिब्रील में शामिल है। इकबाल कामिल ये किसकी तसनीफ़ है? इकबाल कामिल अब्दुस्सलाम नदवी की तसनीफ़ है। इकबालियात से मुताल्लिक़ दीगर अहम किताबें गौर से सुनिए, मैं बताने जा रहा हूँ। ज़िक्र इकबाल अब्दुल मजीद सालिक की है। तलाश इकबाल मोहम्मद अली सिद्दीकी की है। इकबाल का फ़न गोपी चंद नारंग की है। दानिश्वर इकबाल आले अहमद सुरूर की किताब है। इकबाल सबके लिए नियाज़ फ़तेहपुरी की किताब है। इकबाल बहैसियत शायर रफ़ीउद्दीन हाशमी की किताब है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 56, मुसर्रत से बसीरत तक ये किसकी किताब है? तो आले अहमद सुरूर की किताब है। अब आले अहमद सुरूर की दीगर अहम किताबें कौन कौन सी हैं? गौर से सुनिएगा, मैं चाहता हूँ कि एक एक करके आले अहमद सुरूर की सभी किताबें आपके ज़हन में बैठ जाएं। इनका पहला जो शेरी मजमूआ है आले अहमद सुरूर का वो सलसबील है। इसके अलावा ख्वाब और खलिश ज़ौक़े जुनू है। आले अहमद सुरूर की खुदनविश्त का नाम क्या है? ख्वाब बाकी हैं। तनकीदी इशारे इनकी रेडियो की तकरीरों का मजमूआ है। तनकीदी मज़ामीन व मजमूए कह लीजिए या फिर इनकी तनकीदी तसानीफ़ कह लीजिए। तनकीद क्या है? अदब और नज़रिया, नज़र और नज़रिया, नए पुराने चिराग, मुसर्रत से बसीरत तक, तनकीद के बुनियादी पहचान और परख, फ़िक्र रोशन, अफ़कार के दिए, उर्दू में दानिश्वरी की रिवायत, दानिश्वर इकबाल, इकबाल फैज़ और हम, इकबाल नज़रिया और शायरी, इकबाल और उनका फ़लसफ़ा, ये सब आले अहमद सुरूर की किताबें हैं। तो मुसर्रत से बसीरत तक आले अहमद सुरूर की किताबें। अश्तर व सोज़न ये तबसिरों का मजमूआ है। अय्यारिस्तान और अश्तर व सोज़न ये दोनों तबसिरों का मजमूआ है। किसके तबसिरों का? काज़ी अब्दुल वदूद के। इनको बुत शिकन मुहक्किक कहा जाता है। इन्होंने पटना से एक तहकीकी रिसाला मासिर निकाला था। क्वेश्चन नंबर अस्तर सोज़न या काज़ी अब्दुल वदूद का हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 58 पे यहाँ पे देखिए 4 बयान दिए गए हैं। कौन सा बयान दुरुस्त है? मीर और सौदा आला पाए के कसीदा निगार हैं। सौदा तो हैं लेकिन मीर नहीं हैं, ठीक है, तो इसलिए ये वाला बयान गलत हो गया। तशबीब और जंग कसीदे के अज़्ज़ा तरकीबी हैं। जी नहीं, तशबीब तो है लेकिन जंग मरसिया का है। सरापा और रजज़ मरसिया के अज़्ज़ा तरकीबी हैं, बिल्कुल सही बात है। मरसिया के 8 अज्ज़ा तरकीबी, गौर से सुनिए। चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रजज़, जंग, शहादत और बैन, ये सब मरसिया के अज़्ज़ा तरकीबी हैं। सरापा और रजज़ मरसिया का है, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। ऐ रहबरे कामिल, रंज के गम गुसार, राहत के शामिल, तेरे जादे इताअत से हरगिज़ कदम बाहर न धरूँगा, जो तू कहेगा वही करूँगा, मगर जल्द हाल मुफस्सल और बोध मनाजिलो समते सारे दोस्त से निशान कामिल दे। तो ये जो पैसेज है वो फसान आज़ाद रजब अली बेग सुरूर की दास्तान का है। 1824 में कानपुर में ये लिखी गई थी। किसकी फरमाइश पर लिखी गई थी? ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है। तो रजब अली बेग सुरूर ने हकीम असद अली ख़ान की फरमाइश पर लिखी थी, ठीक है ना।
آگے بڑھیں، آگے بڑھتے ہیں۔ کوشچن نمبر 60، دلبر بسوا یہ جو کردار ہے کس مثنوی کا ہے؟ تو مثنوی گلزار نسیم کا کردار ہے دلبر بسوا، ٹھیک ہے۔ گلزار نسیم کے دیگر کردار میں تاج الملوک، زین الملوک وغیرہ ہیں۔ آگے گوتم نیلمبر کس ناول کا کردار ہے؟ تو گوتم نیلمبر قرۃ العین حیدر کے ناول آگ کے دریا کا کردار ہے۔ آگ کا دریا 1959 عیسوی میں قرۃ العین حیدر نے لکھا تھا۔ اچھا، قرۃ العین حیدر کے دیگر ناولوں کی بات کرتے ہیں تو ان کا پہلا ناول میرے بھی صنم خانے ہے، اور سفینہ غم دل دوسرا ہے، تیسرا آگ کا دریا ہے جس کا کردار گوتم نیلمبر ہے، اور کمال ہے، اور ہری شنکر ہے، اور چمپا ہے۔ یہ چار اس کے مرکزی کردار ہیں۔ کار جہاں دراز ہے یہ بھی قرۃ العین حیدر کا ہی ناول ہے، اور گردش رنگ چمن اور چاندنی بیگم بھی۔ انہوں نے ناولٹ بھی لکھے۔ سیتا ہرن یہ ناولٹ قرۃ العین حیدر کا ہے۔ چائے کے باغ، ہاؤسنگ سوسائٹی، اگلے جنم موئی بٹیا نے کی جو، یہ سبھی ناولٹ کس کے ہیں؟ قرۃ العین حیدر کے ہیں، اور گوتم نیلمبر کا کردار آگ کے دریا کا ہے۔ کوشچن نمبر 62، کوشچن نمبر 62 میں صبرس کا سن تصنیف پوچھ رہا ہے۔ تو 1045 ہجری کے مطابق 1635 عیسوی میں عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر ملا وجہی نے صبرس لکھی تھی۔ ہندوستان کی الہامی کتابیں دو ہیں، ایک وید مقدس اور دوسری دیوان غالب۔ یہ جملہ کس کا ہے؟ عبد الرحمن بجنوری کا ہے۔ دیکھیے، مرزا غالب کے بارے میں بہت ساری باتیں کہی گئیں، ان سے متعلق بہت سارے اقوال ہیں۔ کچھ اقوال اکثر پوچھے جاتے ہیں، جیسے آپ سے پوچھ لے کہ حیوان ظریف غالب کو کس نے کہا تھا؟ تو حالی نے کہا تھا۔ ماضی کا رچا ہوا شعور، حال کے پیچ و خم کا احساس اور آنے والے دور کی کرنیں سبھی کچھ موجود ہیں ان کے پاس، آل احمد سرور نے کہا تھا۔ غالب کو نشاط کا شاعر ممتاز حسین نے قرار دیا، اور غالب کا گوئٹے سے مقابلہ اقبال نے کیا، اور دیوان غالب کا ہر مصرع تار رباب نظر آتا ہے عبد الرحمن بجنوری نے کہا تھا۔ اور عبد الرحمن بجنوری نے یہ بات بھی کہی تھی کہ مرزا غالب کے لیے شاعری موسیقی اور موسیقی شاعری ہے۔ رشید احمد صدیقی نے کہا تھا کہ غالب نے اردو شاعری کو نیا شعور، نیا نصب اور نیا افق دیا ہے۔ کوشچن نمبر 64، درذیل میں سے کس کا تعلق انارکلی سے ہے؟ تو یہ جو بختیار ہے یہ انارکلی کا کردار ہے، شہزادہ سلیم کا دوست ہوتا ہے۔ دیگر کرداروں میں سلیم اور اکبر کے علاوہ دل آرام، نادرہ جو کہ انارکلی کا پہلے کا نام ہے، سریا جو کہ نادرہ یعنی کہ انارکلی کی بہن ہوتی ہے، ملک کافور، عنبر، مروارید، یہ سب کردار ہیں، ٹھیک ہے۔ ملک کافور، ملک کافور نہیں، خواجہ سرا کافور۔ ملک کافور تو وہ علاء الدین خلجی کا وہ تھا، سیناپتی تھا۔ تو کافور خواجہ سرا ہوتا ہے۔ خواجہ سرا جانتے ہیں نا کسے کہتے ہیں؟ آپ اردو کے جاننے والے ہیں، ہم نہیں بتائیں گے، آپ جانتے ہوں گے۔ تو انارکلی بختیار کردار ہے انارکلی کا۔ فورٹ ولیم کالج کہاں قائم ہوئی یہ بھی بتانے کی بات ہے۔ 1800 عیسوی میں کلکتہ میں لارڈ ویلیسلی کے حکم پہ قائم ہوا تھا۔ روشنائی کا مصنف کون ہے؟ سجاد ظہیر نے روشنائی لکھی۔ سجاد ظہیر نے لندن کی ایک رات لکھی۔ سجاد ظہیر نے ہی لندن میں ترقی پسند تحریک کی بنیاد ڈالی تھی، ملک راج آنند، ڈاکٹر جیوتی گھوش وغیرہ اور دین محمد تاثیر وغیرہ کے ساتھ مل کے نانکنگ ریسٹورنٹ میں اس کا پہلی میٹنگ ہوئی تھی، اور وہیں پہ مینیفیسٹو تیار ہوا تھا اور 6 لوگوں نے سائن کیے تھے۔ زبان اور شاعری کے اصول و قواعد لکھنؤ کے کس شاعر نے وضع کیے؟ دیکھیے، ناسک کو ادبی ڈکٹیٹر کہا جاتا تھا۔ ادبی ڈکٹیٹر اس لیے کیونکہ انہوں نے زبان اور شاعری کے اصول اور قواعد مرتب کیے،
اور اس پر سختی سے خود بھی عمل کیا اور اپنے شاگردوں کو بھی عمل کروایا، اسی لیے ان کو ادبی ڈکٹیٹر کہا جاتا ہے۔ غازی الدین حیدر نے ان کو خطاب دینا چاہا ملک الشعراء کا، تو انہوں نے کہہ دیا کہ اتنے چھوٹے بادشاہ سے خطاب لے کے کیا کروں گا۔ کوشچن نمبر 68، جان عالم کا طوطا کا ذکر کس قصے میں آتا ہے؟ تو جان عالم کردار ہے فسانہ عجائب کا۔ کلیم کس ناول کا کردار ہے؟ نسو۔ کلیم، علیم، سلیم، مرزا ظاہردار بیگ، یہ سبھی جو کردار ہیں وہ ڈپٹی نذیر احمد کے ناول توبۃ النسو کے ہیں۔ توبۃ النسو ناول 1874 میں شائع ہوا، کہیں کہیں 1877 بھی دیکھنے کو ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ فیملی انسٹرکٹر انگریزی کا ایک ناول تھا، فیملی انسٹرکٹر، اس سے یہ ماخوذ ہے، ٹھیک ہے۔ اردو کے پہلے ناول نگار ہیں ڈپٹی نذیر احمد، جنہوں نے پہلا ناول 1869 عیسوی میں لکھا تھا جس کا نام تھا میرۃ العروس۔ دیگر ناولوں میں فسانہ مبتلا، ابن الوقت، ایامہ، رویا صادقہ اور بنات الناس وغیرہ ہیں۔ توبۃ النسو کے کرداروں کی بات ہو رہی ہے۔ کلیم کے علاوہ نسو، فہمیدہ، حمیدہ، نعیمہ، صالحہ، فطرت، یہ سب کردار ہیں توبۃ النسو کے۔ کوشچن نمبر 70، مرثیہ کی اجزائے ترکیبی کی موجودہ ترتیب کس نے قائم کی؟ مرثیہ کے اجزائے ترکیبی متعین کیے تھے میر ضمیر نے۔ میر ضمیر استاد شاعر تھے، دبیر کے یہ استاد تھے۔ مسعود حسین رضوی ادیب نے ان کے بارے میں کہا کہ اگر ضمیر نہ ہوتے تو نہ انیس ہوتے نہ دبیر ہوتے۔ دبیر کی اہمیت اس قول سے آپ لگا سکتے ہیں۔ چلو، کون سی ترتیب غلط ہے؟ اردو شاعری پر ایک نظر کلیم الدین احمد کی کتاب ہے، صحیح بات ہے۔ تنقیدی اشارے علی احمد سرور کی کتاب ہے، صحیح بات ہے۔ اردو تنقید کا ارتقاء عبادت بریلوی کی کتاب ہے، صحیح بات ہے۔ ادب اور تنقید، کیا یہ محی الدین قادری زور کی ہے؟ جی نہیں، ادب اور تنقید اسلوب احمد انصاری کی ہے۔ اب محی الدین قادری زور کی کتاب کا نام کیا ہے؟ تو اگر میں صحیح یاد کر پا رہا ہوں تو ان کی کتاب کا نام ہے روح تنقید۔ کیا نام ہے محی الدین قادری زور کی کتاب کا نام؟ روح تنقید ہے۔ ان کی دیگر تصانیف کی بات کریں تو ہندوستانی صوتیات، ہندوستانی لسانیات، یہ دونوں محی الدین قادری زور کی اہم کتابیں ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پہ۔ کوشچن نمبر 72، ہماری باتیں ہی باتیں سید کام کرتا تھا، نہ بھولو فرق جو ہے کہنے والے اور کرنے والے میں۔ تو سر سید احمد خان کے سخت مخالف تھے، علی گڑھ تحریک کی سختی سے مخالفت کرتے تھے اکبر الہ آبادی، لیکن سر سید کی وفات کے بعد انہوں نے یہ شعر کہا تھا، کس نے؟ اکبر الہ آبادی کا یہ شعر ہے۔ سہمے سہمے بیٹھے ہیں سب راگی اور فنکار، بھور بھئے اب ان گلیوں میں کون منائے سوگ۔ تو یہ کس کا شعر ہے؟ ناصر کاظمی کا یہ شعر ہے۔ ناصر کاظمی ایسے ہوگا، کاظمی، موسیٰ کاظم علیہ السلام کے نسبت سے لوگ لگاتے ہیں جو سید ہوتے ہیں۔ تو ناصر کاظمی یہ جو ہیں برگ نئے، ان کا شعری مجموعہ میں نے آپ کو بتایا تھا، اور برگ نئے کے علاوہ پہلی بارش، نسات خواب اور سر کی چھایا، یہ سب بھی ان کے شعری مجموعے ہیں۔ ناصر کاظمی کی جس غزل سے یہ شعر لیا گیا ہے اس کا پہلا جو شعر ہے یا پھر مطلع ہے، کیا ہے؟
गली गली आबाद थे जिनसे कहाँ गए वो लोग, गली गली आबाद थे जिनसे कहाँ गए वो लोग, दिल्ली अब की ऐसी उजड़ी घर घर फैला सोग। तो ये नासिर काज़मी की गज़ल का पहला शेर था और उसी में से ये एक शेर निकाल के पूछा है। सहमे सहमे बैठे हैं सब रागी और फनकार, भोर भये अब उन गलियों में कौन मनाए सोग। क्वेश्चन नंबर 74, अल-ग़ज़ाली किसकी तख्लीक है? तो ये शिबली नोमानी की है। अल-मामून, अल-फ़ारूक, सवाने मौलाना रूम, मवाज़ने अनीस व दबीर, शेरुल अजम, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सब अल-ग़ज़ाली की तसानीफ़, ये सब शिबली की तसानीफ़ हैं। हिंदुस्तानियों के बेसोचे समझे अंग्रेज़ी तर्ज़ माशरत और खुर्द-ओ नोश अख्तियार करने की मज़म्मत नज़ीर अहमद ने किस किताब में की है? तो इब्नुल वक्त ये नावल थी नज़ीर अहमद की, उसमें एक किरदार था। बाज़ लोगों का मानना है कि वो किरदार सर सैयद से इंस्पायर था। तो हिंदुस्तानियों के बेसोचे समझे अंग्रेज़ी तर्ज़ माशरत और खुर्द-ओ नोश अख्तियार करने की मज़म्मत नज़ीर ने की थी अपनी नावल इब्नुल वक्त में। क्वेश्चन क्या है कि फ़ानी का सने वफ़ात क्या है? फ़ानी का असली नाम कई बार पूछा जा चुका है, तो आप फ़ानी का असली नाम कमेंट में बताएंगे। फ़ानी को यासियात का इमाम कहा जाता है, किसने कहा था? रशीद अहमद सिद्दीकी ने। फ़ानी की तारीख़ वफ़ात पूछ रहा है, तो 1941 ईस्वी में इनकी वफ़ात हुई थी। ठीक है, ऑप्शन 1 दुरुस्त होगा। बिशन सिंह किस अफसाने का मरकज़ी किरदार है? मंटो का अफसाना टूबाटेक सिंह है, उसका मरकज़ी किरदार बिशन सिंह है। यहाँ पे एक मतला दिया गया है कि चेहरे महरूश है एक, सुम्बुल मश्क नाम दो, हुस्न बुता के दौर में सुबह एक शाम दो। तो ये जो मतला है किसका है? तो सौदा के कसीदे का मतला है। क्वेश्चन नंबर 79, दर्ज में से कौन मीर अनीस का फ़र्जंद नहीं है? मीर अनीस के फ़र्जंदों के नाम हैं मीर सलीस, मीर जलीस और मीर नफीस। मीर रईस के नाम से मीर अनीस के कोई बेटे नहीं हैं, तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। मीर बब्बर अली ने किसके मशवरे पर अपना तखल्लुस हज़ी से बदल कर अनीस रख लिया था? जैसा कि आप जानते हैं कि मीर अनीस का इब्तिदाई तखल्लुस क्या है? हज़ी है। 1816 ईस्वी में इन्होंने नासिक के कहने पे, ठीक है, नासिक के कहने पे इन्होंने अपना तखल्लुस अनीस कर लिया था। हयाते दबीर किसकी किताब है? देखिए, हयाते दबीर ये सैयद अफजल हुसैन साबित लखनवी की किताब है। अफजल हुसैन साबित लखनऊ के थे, उनकी किताब है हयाते दबीर। अगर आपसे पूछे कि हयाते मिर्ज़ा दबीर किसकी है, देखो थोड़ा सा फ़र्क है। हयाते दबीर साबित लखनवी की है और हयाते मिर्ज़ा दबीर ये खबीर लखनवी की है। ठीक है, तो दोनों में फ़र्क आप समझ जाइए। खबीर लखनवी की किताब में मिर्ज़ा का इजाफा है, हयाते मिर्ज़ा दबीर खबीर लखनवी की है, जबकि हयाते दबीर साबित लखनवी की इनका पूरा नाम सैयद अफजल हुसैन था। मुंतज़ा ज़िल तरतीब में किस शायर और उसकी नज़्म का उन्वान दुरुस्त नहीं लिखा गया है? देखिए, वालदा मरहूम की याद में लामा इकबाल की नज़्म है, सही लिखा गया है। बरके का लीसा अकबर इलाहाबादी की नज़्म है, सही है। चुप की दाद मौलाना हाली की नज़्म, ये भी सही है। लेकिन राहत और रेल ये अख्तर शिरानी की नहीं है। रात और रेल
رات اور ریل یہ نظم اسرار الحق مجاز کی ہے۔ مجاز کو رومانیت کا شہید کہا جاتا ہے۔ ان کو رومانیت کا شہید کس نے کہا؟ آگے سوال آئے گا۔ میرنیس کی اہلیہ کا نام کیا تھا؟ میرنیس کی اہلیہ کا نام فاطمہ بیگم تھا۔ طلب فضول ہے کانٹوں کی پھول کے بدلے، نہ لیں بہشت بھی ہم ہوم رول کے بدلے۔ تو یہ جو شعر ہے کس کا ہے؟ قومی شاعر برج نارائن چکبست کا یہ شعر ہے۔ انہوں نے قومی ہیروز کا مرثیہ بھی لکھا اور خصوصی طور سے یہ نظم کے لیے جانے جاتے ہیں۔ رامائن کا ایک سین، آصف الدولہ کا امام باڑہ، خاک ہند صبح وطن، یہ سب ان کی اہم نظمیں ہیں۔ غالب نے اپنے پینشن کے قضیے میں کلکتہ جاتے وقت لکھنؤ میں قیام کیا تھا، تو اس وقت اودھ کے حکمران کون تھے؟ دیکھیے جون 1927 عیسوی میں یہ لکھنؤ پہنچے تھے اور اس دوران غازی الدین حیدر وہاں کے نواب تھے۔ ٹھیک ہے، 1927 اکتوبر کے مہینے میں نصیر الدین حیدر نواب بن گئے تھے۔ تو چونکہ یہ جون میں ہی پہنچ گئے تھے تو اس لیے اس دوران غازی الدین حیدر صحیح جواب ہوگا، وہاں کے حکمران تھے۔ ان میں سے غالب کے مکتوب الیہ کا نام، غالب کے خطوط کے مجموعے عود ہندی، اردو معلی وغیرہ ہیں۔ خلیق انجم نے غالب کے خطوط جمع کیے تھے۔ ٹھیک ہے، مکتوب الیہ ان میں سے چاروں آپشن میں سے میر محمد مجروح یہ غالب کے مکتوب الیہ ہیں، جن کے نام غالب خطوط لکھا کرتے تھے۔ افسانہ ہے دو ہاتھ، یہ کس کا افسانہ ہے؟ عصمت آپا کا، عصمت چغتائی کا یہ افسانہ ہے۔ کوشچن نمبر 89، حبیب تنویر کا ڈرامہ ہے آگرہ بازار، آپ لوگ جانتے ہوں گے۔ اس میں نذیر اکبر آبادی کے 23 منظوم کلام ہیں، لیکن پوچھ یہ رہا ہے کہ آگرہ بازار میں نذیر اکبر آبادی کی کون سی نظم شامل نہیں ہے؟ تو مفلسی شامل ہے، آدمی نامہ بھی شامل ہے، ریچھ کا بچہ بھی شامل ہے، بنجارہ نامہ شامل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپشن ڈی ہمارا جواب ہوگا۔ افسانے کی حمایت میں اس کتاب کے مصنف کون ہیں؟ جدیدیت کے علم بردار کسے کہا جاتا ہے؟ رسالہ شب خون کس نے نکالا تھا؟ تو شمس الرحمن فاروقی نے نکالا تھا اور ان کی کتاب ہے افسانے کی حمایت میں۔ شمس الرحمن فاروقی کی دیگر اہم تصانیف میں لفظ و معنی، شعر غیر شعر اور نثر، عروض آہنگ اور بیان، تحقیقی افکار، اثبات و نفی، شعر شور انگیز، یہ اہم ہے، 4 جلدوں پہ مشتمل ہے، میر تقی میر کی شاعری سے متعلق یہ کتاب ہے۔ اس پر ان کو سرسوتی سمان بھی مل چکا ہے۔ تفہیم غالب انداز گفتگو کیا ہے؟ اور اردو غزل کے اہم موڑ، اردو کا ابتدائی زمانہ، یہ بھی ان کی کتاب ہے۔ افسانہ کی حمایت میں گوپی چند نارنگ کی نہیں بلکہ شمس الرحمن فاروقی کی کتاب ہے۔ فاروقی نے اس کتاب میں افسانہ کو شاعری سے کمتر قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہے، چلو کوشچن نمبر 91، اردو کا پہلا شاعر جس نے ہجو کو قصیدے کا باقاعدہ موضوع بنایا۔ دیکھیے ہجویہ قصیدے کے بانی کے طور پر سودا جانے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو قصیدہ میں ہجو جو سودا نے شروع کی تھی، ویسے ہجویہ اشعار جعفر زٹلی بھی کہا کرتے تھے، لیکن یہاں پہ صحیح جواب سودا ہونا چاہیے۔ حجام الہ آباد کے یہ افسانہ ہے، کس کا ہے؟ راجندر سنگھ بیدی کا ہے۔ بیدی کے کس افسانوی مجموعہ میں شامل ہے؟ تو اپنے دکھ مجھے دے دو، جو بیدی کا افسانوی مجموعہ ہے اس میں شامل ہے یہ افسانہ۔ اچھا، اپنے دکھ مجھے دے دو کا جو افسانوی جو مجموعہ ہے، اس نام سے افسانہ بھی ہے، افسانوی مجموعہ بھی ہے۔
पूछा ये जा रहा है, मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि ये जो अफसानवी मजमूआ है अपने दुख मुझे दे दो, ये इसका इंतसाब किसके नाम है? तो इसका जवाब आप लोग को आगे एक सवाल में मिलेगा, ठीक है। अपने दुख मुझे दे दो 1965 में शाया हुआ था। बेदी का चौथा अफसानवी मजमूआ है जिसमें 9 अफसाने हैं। लाजवंती, जोगिया, बब्बल, लंबी लड़की, अपने दुख मुझे दे दो, ट्रेमिन से परे, हज्जाम, इलाहाबाद के दीवार और यूकलिप्टस, ये 9 अफसाने अपने दुख मुझे दे दो अफसानवी मजमूआ में शामिल हैं। फसाने अजायब को किस मुहक्किक ने तालीक़ात, हवाशी और फरहंग वगैरह के इल्तिज़ाम के साथ मुरत्तब किया? तो वो हैं रशीद हसन ख़ां। उर्दू इमला के नाम से एक मबसूत और कदरे ज़ख़ीम किताब अहद हाजिर के किस मुहक्किक ने लिखी? तो वो हैं रशीद हसन ख़ां। अच्छा, रशीद हसन ख़ां की बात हो रही है तो रशीद हसन ख़ां की दीगर अहम तसानीफ़ कौन कौन सी हैं, मैं चाहता हूँ कि आपको बता दूँ, गौर से सुनिएगा। रशीद हसन ख़ां को खुदाए तदवीन कहा जाता है, ठीक है। शाहजहाँपुर में 1925 में पैदा हुए। देखिए इनकी तसानीफ़ की बात करें तो उर्दू इमला, उर्दू कैसे लिखें, ज़बान और क़वाइद, अदबी तहक़ीक़, मसाइल और तज्ज़िया, ये इनकी अहम किताबें 2 हिस्सों पे मुश्तमिल है। अदबी तहक़ीक़, मसाइल और तज्ज़िया। तलाशो ताबीर इनके तनक़ीदी मज़ामीन का मजमूआ है। इंशा और तलफ़्फ़ुज़ इनकी किताब है। इबारत कैसे लिखें इनकी किताब है, ठीक है। तो उर्दू इमला किनकी हो गई? रशीद हसन ख़ां की। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, आब हयात क्या है? आब हयात मोहम्मद हुसैन आज़ाद का तज़किरा या फिर तारीख़ कह लीजिए, उर्दू शायरों के बारे में इसमें बयान किया गया है। 5 अबवाब पर यह मुश्तमिल है। अपने दुख मुझे दे दो किसके नाम मानून है? अभी मैंने आपसे क्वेश्चन में कहा था कि आगे ये सवाल आएगा कि ये जो अफसानवी मजमूआ है अपने दुख मुझे दे दो किसके नाम, इंतसाब किसके नाम है, मानून किसके नाम है? तो आले अहमद सरूर के नाम है। कफस में मुझसे रूदादे चमन कहते न डर हमदम, गिरी थी जिस पे कल बिजली व मेरा आशियाँ क्यों हो। तो ये जो शेर है मिर्ज़ा गालिब का है और ये मज़लूम की फ़रियाद मज़मून है राशिदुल खैरी का, उसमें इस्तेमाल हुआ है। तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन का उन्वान मेरे ख़्याल में नाक़िस है। अदीब, आर्टिस्ट तबअन और खिलकतन तरक्की पसंद होता है। ये जो कौल है किसका है? मुंशी प्रेमचंद का है। लाहौर का जोग्राफ़िया, ये मज़मून है किसका है? तो लाहौर का जोग्राफ़िया मज़मून पतरस बुखारी का है। पतरस बुखारी के दीगर अहम मज़ामीन हमने कल आपको बताए थे, मैं चाहता हूँ कि एक बार फिर से बता दूँ, गौर से सुनिएगा। आपसे कल पूछा था कि सवेरे जो कल आँख मेरी खुली किसका मज़मून है? तो पतरस का है। हॉस्टल में पढ़ना, कुत्ते, उर्दू की आखिरी किताब, मैं एक मियाँ हूँ, मुरीदपुर का पीर, अंजाम बखैर, सिनेमा का इश्क, मरहूम की याद में, मैबल और मैं और लाहौर का जोग्राफिया, ये सभी पतरस बुखारी के मज़ामीन हैं। नंबर 101, मैं तो यहाँ तक कहने को तैयार हूँ कि मीर गालिब और इकबाल से गहरी वाक़फ़ियत के बगैर उर्दू अदब में बड़ा दर्जा तो कुजा काबिल ज़िक्र दर्जा भी नहीं हासिल किया जा सकता। तो ये शम्सुर रहमान फ़ारूकी का कौल है। क्वेश्चन नंबर 109, रूमानियत का शहीद। 100 के बाद 101 होना चाहिए था ना। चलो ये सब छूट रहे थे, सवालात करा ही देता हूँ। शेर, गैर शेर और नस्र, ये किसकी किताब है? तो ये किताब शम्सुर रहमान फ़ारूकी की है। शम्सुर रहमान फ़ारूकी की सभी किताबें अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई ही थी। ए मालिक हो।
ई देखो हम आई जहाँ एगो गलती कैले बानी, कहाँ गए, यादगारे गालिब तो सही बताए थे आप लोगों को, लेकिन बताए थे क्या, हयाते जावेद 1901 बताए थे, यादगार गालिब 1893 बता दिए थे ना, 1897 होगा। 1893 में हाली ने मुकदमा शेर व शायरी लिखी थी, ठीक है, और हयात सादी तो 1886 होगा ही, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, कभी कभार कन्फ्यूज़न हो जाता है, मैंने दुरुस्त कर दिया, ठीक है। चलो, काशिफुल हकायक ये किनकी, इमदाद इमाम असर की है। अच्छा, अब ये सवाल आप लोग हो सकता है मुझसे पूछ लें कि काशिफुल हकायक ये कब लिखी गई थी, तो 1897 में ही लिखी गई थी, 2 जिल्दों पे मुश्तमिल है, इसका नाम बहार सुखन पहले था, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 101 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, शेर, गैर शेर और नस्र, ये किसकी किताब है, तो शमसुर रहमान फारूकी की है। उर्दू अदब की तनकीदी तारीख, ये किताब किसकी है, सैयद एहतशाम हुसैन की किताब है। दास्तान हम्माम में नहाने की लताफत में, ये जो सुर्खी है किस मसनवी में है, तो ये मसनवी सिरुल बयान में है, जो कि मीर हसन की मसनवी है। यहाँ पे एक कौल है, अगर वेश्या का ज़िक्र फ़हिश है तो उसका वजूद भी फ़हिश है, अगर उसका ज़िक्र ममनू है तो उसका पेशा भी ममनू होना चाहिए। वेश्या को मिटाइए, उसका ज़िक्र खुद ब खुद मिट जाएगा। ये इबारत मंटो की किस तहरीर से ली गई है, तो मुझे कुछ कहना है, ये उनका एक मजमून है, वहाँ से ये सब बात ली गई हैं। इस्मत के हाथों उर्दू इंशा को एक जवानी नसीब हुई, ये बात किसने कही है, तो ये बात पतरस बुखारी ने कही है। देखो, इस सवाल का जवाब मुझे नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है। अंगारे ग्रुप के मुसन्निफीन का इनमें से कौन सा अफसाना नहीं है। अंगारे ग्रुप के मुसन्निफीन का नाम मैं बता देता हूँ। अंगारे एक अफसानवी मजमुआ 1932 में शाये हुआ था, और इसको तरक्की पसंद तहरीक का नुक्ता आगाज़ कहा जाता है, और इसमें सज्जाद ज़हीर के 5 अफसाने थे, और रशीद जहाँ के 2, और अहमद अली के 2, और महमूद ज़फ़र के 1 थे। तो अंगारे ग्रुप के मुसन्निफीन कौन हो गए, सज्जाद ज़हीर, रशीद जहाँ, अहमद अली और महमूद ज़फ़र। तो इन चारों का इनमें से कौन सा एक अफसाना नहीं है, आप लोग तलाश करिए, गूगल करके पता करिए। क्वेश्चन नंबर 107 पे आते हैं, साहिल और समंदर, ये क्या है भाई, तो ये सफ़रनामा है। किसका सफ़रनामा है, सैयद एहतशाम हुसैन का। चलो, मैं तो यहाँ तक कहने को तैयार हूँ कि मीर गालिब और इकबाल से गहरी वाक़फ़ियत के बगैर उर्दू अदब में बड़ा दर्जा तो कुजा काबिल ज़िक्र दर्जा भी नहीं हासिल किया जा सकता। ये कौल शमसुर रहमान फारूकी का है। मजाज को रूमानियत का शहीद किसने कहा, आले अहमद सरूर ने कहा। ताजुल मलूक किसकी मसनवी है, ताजुल मलूक मसनवी का किरदार है। किस मसनवी का किरदार है, ये पूछा जा रहा है, तो गुलजार नसीम का किरदार है, और ये मसनवी पंडित दयाशंकर नसीम की है। किस शायर का ताल्लुक़ फैज़ाबाद से नहीं है, देखो नासिक भी फैज़ाबाद में पैदा हुए, मीर अनीस भी फैज़ाबाद में पैदा हुए, आतिश भी फैज़ाबाद में पैदा हुए, लेकिन मीर ज़मीर ये लखनऊ में पैदा हुए थे। तो इस लिहाज से देखा जाए तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अफसानवी मजमुआ है मंजिल, ये किसका है, तो ये अली सरदार जाफरी का है। नई दुनिया को सलाम, इनकी एक तवील नज़्म है। अपने बेख्वाब किवाड़ों को मुकफ़ल कर लो, अब यहाँ कोई नहीं आएगा। तो ये जो सतरें हैं, 2 सत्र जो आपको दी गई है, किस नज़्म से ली गई है, फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म तन्हाई से ये माखूज़ है।
क्वेश्चन नंबर 114, फसाने अजायब को किस मुहक्किक ने तालिकात, हवाशी और फरहंग वगैरह के इल्तिज़ाम के साथ मुरतब किया? तो रशीद हसन खान है। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन रिपीटेड है, 2 बार आ चुका है। चलो, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे कर्रोबियाँ। तो यहाँ पे कर्रोबियाँ का मतलब क्या है? फरिश्ते है, ठीक है, फरिश्ते। ये शेर बागो बहार में इस्तेमाल हुआ है। देखो, इसमें से यकीन जो हैं वो गालिब के हम असर नहीं है, ठीक है। इमाम बख्श साहबाई भी हैं और मोमिन खां मोमिन भी हैं, ठीक है, ज़ौक़ भी हैं, लेकिन यकीन नहीं है। चलो, एक लक़ब गलत है। दर्ज़ेल शायरों के ख़िताबात में से एक ख़िताब गलत है। लिसानुल अस्र कहते हैं अकबर इलाहाबादी को, बिल्कुल सही है। तूतिए हिंद अमीर खुसरो को कहते हैं। शायर इनकलाब जोश मलिहाबादी को कहते हैं। शहंशाह मुतग़ज़्ज़िलीन, ये फ़ानी को नहीं कहते, फ़ानी को यासियात का इमाम कहते हैं। शहंशाह मुतग़ज़्ज़िलीन, रईसुल मुतग़ज़्ज़िलीन और गज़ल का इमाम, ये सब हसरत को कहा जाता है। तो मेरे ख्याल से ये वाला जो ज़ुमरा है वो गलत होना चाहिए, ठीक है। चलो, 4 मिसरों वाली नज़्म को क्या कहते हैं? 4 मिसरों वाली नज़्म को रुबाई कहते हैं। रुबा के माने होता है 4 के। किस ज़ुमरे के शायरों की विलादत फैज़ाबाद में हुई? बताओ। आतिश की हुई और नासिक की हुई। आतिश और नासिक की विलादत फैज़ाबाद में हुई थी। अली रश्क किसके शागिर्द थे? तो ये नासिक के शागिर्द थे। नासिक के शागिर्द हैं रश्क। और रश्क किसके उस्ताद हैं? या फिर यूँ कहा जाए कि रश्क के शागिर्द कौन हैं? तो मुनीर शिकोहाबादी हैं। क्वेश्चन नंबर 121, हसरत मोहानी का असली नाम क्या था? तो सैयद फजलुल हसन इनका असली नाम था। मोहान में 1880 में पैदा हुए थे और लखनऊ में 1951 में इनका इंतकाल हुआ। 3 बार जेल गए क्योंकि ये मुजाहिदे आज़ादी थे। इनकी खुदनविस्त मुशाहिदात ज़िंदान है। निकात सुखन इनकी एक तसनीफ़ है। कैद फ़रंग हसरत के शेरी मजमूए का नाम है। हसरत ने एक रिसाला उर्दू मोहल्ला अलीगढ़ से 1903 में निकाला था। अगला सवाल, किस मसनवी में दकनी फरमा रवां अली आदिल शाह की सरगुज़श्त हयात तफसील से बयान की गई है? तो अली नामा में। अली नामा क्या है? एक रज़मिया मसनवी है जिसमें अली आदिल शाह सानी के बारे में और उसकी जंगों के बारे में मिलता है। किसकी है? नुसरती की है। क्वेश्चन नंबर 123 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 का, कब डूबेगा सरमाया परस्ती का सफ़ीना, दुनिया है तेरी मुंतज़िर रोज़े मकाफ़ात। तो ये जो शेर है आखिरी शेर है अल्लामा इकबाल की एक नज़्म का। किस नज़्म का? लेनिन खुदा के हुजूर का। और लेनिन खुदा का ये हुजूर, ये अल्लामा इकबाल के किस शेरी मजमुआ में शामिल नज़्म है? आप लोग कमेंट में बताएंगे। एक किताब का नाम है साहिरी शाही साहिब कुरानी, ये किताब का नाम है। इसके मुसन्निफ़ कौन है? शमसुर रहमान फ़ारूकी हैं। शमसुर रहमान फ़ारूकी की सभी अहम तसानीफ़ हमने कल आपको तफसील से बताई थी। दोबारा रिपीट करेंगे तो वक्त ज़ाय होगा। क्वेश्चन नंबर 125 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 में पूछा जा रहा है कि इस्लामी और तारीख़ी नावल निगारी में कौन सा अदीब मशहूर हुआ? मौलाना अब्दुल हलीम शरर, ये तारीख़ी नावल लिखने के लिए जाने जाते हैं। इनका नावल फ़िरदौसे बरी 1899 ईस्वी में हैदराबाद में मुकम्मल हुआ था, जो कि इनका शाहकार नावल है।
اس کے علاوہ ان کے دیگر ناولوں میں دلچسپ ملک العزیز ورجینیا بھی ان کا ناول ہے۔ انہوں نے ایک کتاب گزشتہ لکھنؤ کے نام سے لکھی تھی۔ انہوں نے ایک رسالہ نکالا تھا جو کہ بہت مشہور ہوا تھا، دل گداز۔ پوچھا جاتا ہے رسالہ دل گداز کس نے نکالا تھا؟ تو عبدالحلیم شرر نے۔ ان کا ایک مارکا ہوا تھا، پھڈا بول لیجیے اپنی بھاشا میں، کن سے؟ چکبست سے۔ کس موضوع پہ ہوا تھا، کس ٹاپک کو لے کے ہوا تھا، آگے اس سے متعلق سوال آئے گا۔ میر زاہد سے میر انیس کا کیا رشتہ تھا؟ میر انیس نے اپنی مرثیہ میں کہا ہے نا، عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، پانچویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں۔ تو میر انیس کے دادا پردادا بھی شاعر تھے، مرثیہ، قصیدہ، مثنوی سب کچھ کہتے تھے۔ تو میر زاہد ان کے کیا تھے؟ پردادا تھے۔ کوشچن نمبر 127، ہم نفسان رفتہ۔ گنج ہائے گرامایا اور ہم نفسان رفتہ یہ دونوں خاکوں کے مجموعے ہیں رشید احمد صدیقی کے۔ کوشچن نمبر 128، سر سید کا سال وفات۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ سوال آپ لوگ کمنٹ میں بتائیں، اس کا بھی جواب اگر آپ لوگوں کو نہیں پتہ ہے تو پھر کیا ہی فائدہ اردو پڑھنے کا۔ کوشچن نمبر 129، نظم آزاد سے مراد وہ نظم ہے جس میں ردیف قافیہ کی پابندی نہ ہو، بہر کا کوئی خیال نہ رکھا جائے، وزن سے اجتناب کیا جائے اور ردیف کو حذف کر دیا۔ ردیف قافیہ کی جب پابندی نہیں ہوتی ہے تو اس کو آزاد نظم کہتے ہیں۔ مارکہ چکبست و سرر کس کتاب کے تناظر میں پیش آیا تھا؟ تو گلزار نسیم کا جب ترتیب دے رہے تھے چکبست تو اسی دوران شرر اور چکبست میں مارکا ہوا تھا، تو گلزار نسیم مرتبہ چکبست کے تناظر میں مارکہ چکبست و شرر ہوا تھا۔ قصہ گل بکاولی کا فارسی میں قصہ موجود ہے؟ 1722، اگر میں صحیح یاد کر پا رہا ہوں، 1722 عیسوی میں عزت اللہ بنگالی نے فارسی میں اصل قصہ گل بکاولی لکھا تھا۔ پھر اسی قصے کو جان گلکرسٹ کی فرمائش پر فورٹ ولیم کالج میں نہال چند لاہوری نے مذہب عشق کے نام سے اردو کا جامہ پہنایا۔ تو گل بکاولی کا اردو میں ترجمہ نہال چند لاہوری نے مذہب عشق کے نام سے کیا تھا۔ بات یہی نہیں رکی، بات آئی 1839 میں۔ 1839 میں ایک شاگرد تھے آتش، خواجہ حیدر علی آتش کے، جن کا نام تھا پنڈت دیا شنکر نسیم۔ انہوں نے ایک پوری مثنوی لکھ دی گلزار نسیم، ٹھیک ہے، اسی قصے پہ، ٹھیک ہے۔ علم الکلام یہ کس کی تصنیف ہے؟ علامہ شبلی نعمانی کی۔ علامہ شبلی نعمانی کی دیگر اہم تصانیف میں آپ سبھی جانتے ہیں کہ موازن انیس و دبیر، شعر العجم، سیرت النعمان، الغزالی، المامون، الفاروق، سوانح مولانا روم وغیرہ ہیں۔ درج ذیل میں سے کس کتاب کے مصنف سرشار نہیں ہیں؟ دیکھو، بچھڑی دلہن سرشار کی ہے، پی کہاں بھی سرشار کی ہے، کامنی بھی سرشار کی ہے۔ اس کے علاوہ سرشار کی جو دیگر ناول ہیں، سرشار کے سب سے شاہکار ناول فسانہ آزاد ہے، جو کہ اودھ اخبار میں قسطوار ظرافت کے عنوان سے چھپتی تھی۔ اس کے علاوہ اعمال نامہ روز، جامع سرشار اور خدائی فوجدار ہے، شاخ بنات بھی ہے، ٹھیک ہے۔ پی کہاں، کامنی، بچھڑی دلہن، یہ سب تو آپشن میں ہیں ہی۔ حاجی بگلول یہ کن کی کتاب ہے؟ تو حاجی بگلول سجاد حسین کی ہے، سرشار کی نہیں ہے، تو ہمارا جواب آپشن سی ہوگا۔ کوشچن نمبر 134، کوشچن نمبر 134، درج ذیل میں سے کون سی تصنیف قاضی عبدالودود کی ہے؟ تو عیارستان، اشتر و سوزن اور عیارستان یہ دونوں تبصروں کے مجموعے ہیں۔ فائر ایریا ناول ہے کس کا؟ الیاس احمد گدی کا۔ اس کا موضوع کیا ہے؟ کوئلے کی کان میں کام کرنے والے مزدور، ٹھیک ہے۔
सर सैयद अहमद खान की किस किताब का फ्रांसीसी ज़बान में तर्जुमा किया गया? सर सैयद की किताब का फ्रांसीसी ज़बान में तर्जुमा किसने किया था? गारसा द तासी ने। किस नाम से गारसा द तासी ने किस किताब का तर्जुमा किया था? तो सर सैयद की किताब है आसारुस सनादीद। इसका तर्जुमा गारसा द तासी ने फ्रांसीसी ज़बान में किया था। उर्दू में भी इसका तर्जुमा हुआ था। उर्दू में तो किताब ही थी, अंग्रेज़ी में भी इसका तर्जुमा हुआ था। अंग्रेज़ी में किसने तर्जुमा किया था भाई? तो सर सैयद की किताब का अंग्रेज़ी में तर्जुमा किया था रॉबर्ट ने। ठीक है, गारसा द तासी ने फ्रांसीसी में आसारुस सनादीद का तर्जुमा किया और रॉबर्ट ने अंग्रेज़ी में किया। और आसारुस सनादीद सर सैयद की किताब है, 1847 में शाये हुई थी। इसका मौजूद दिल्ली की तारीख़ी इमारतें और नामवर लोगों के हालात हैं। क्वेश्चन नंबर 137, बागे दरा। बागे दरा की किस नज़्म को सर अब्दुल कादिर ने बागे दरा का दिल कहा है? अभी मैं अल्लामा इकबाल के बारे में पढ़ा रहा था तो उस दौरान मैंने आपको इस सवाल का जवाब बताया था। तो मुझे ये चेक करना है कि आप हमारी जो पिछली क्लासेस हैं उनको कितनी हमआहंगी से देखते हैं, कितनी दिलचस्पी और कंसंट्रेशन से देखते हैं। ये चेक करने के लिए आप सभी लोग इस सवाल का जवाब हमें कमेंट में देंगे। सवाल क्या है कि बागे दरा का दिल किसे कहा जाता है? या फिर सर अब्दुल कादिर ने बागे दरा का दिल किस नज़्म को कहा है? ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आसमां बे माह कामिल, सिदरा बे रूहुल अमी, तूरे सीना बे कलीमुल्लाह व मिंबर बे अनीस। मीरानीस की मौत पर ये शेर किसने कहा था? मीरानीस की अदबी चश्मक किनसे थी? मिर्ज़ा दबीर से। लेकिन जब मीरानीस का इंतकाल हो गया तो मिर्ज़ा दबीर को बड़ा दुख हुआ। उनकी तारीख़ वफ़ात भी कही और 1 साल के अंदर ये भी उनके पीछे पीछे जन्नत को चल बसे। तो मीरानीस और मिर्ज़ा दबीर में हालांकि अदबी चश्मक थी लेकिन एक दूसरे का अदब करते थे। और मीरानीस मिर्ज़ा दबीर को यूसुफ साहब कहते थे, हज़रत यूसुफ कहते थे। हज़रत यूसुफ क्यों कहते थे? क्योंकि इनका रंग थोड़ा सा काला था, दबीर का रंग काला था, जिसकी वजह से हज़रत यूसुफ इनको कहा करते थे मीरानीस। बहरहाल तो जब मीरानीस का इंतकाल हुआ तो दबीर ने ये शेर कहा था। ठीक है, तारीख़ वफ़ात भी इनकी दबीर ने ही कही। शहाँ की कुहले जवाहिर थी खाक पा जिनकी, शहाँ की कुहले जवाहिर थी खाक पा जिनकी, उन्हीं की आँखों में फिरती सलाइयाँ देखीं। ये शेर किसका है? मीर तकी मीर का है। खुदाए सुखन ना खुदाए सुखन रेख्ता गोयान हिंद का उस्ताद आज़म है मीर तकी मीर। कौन सा अफसाना कृष्णचंद्र का है? देखो, लाजवंती बेदी का है, गरमकोट भी बेदी का है, टूबाटेक सिंह मंटो का है, अब बचा महालक्ष्मी का पुल, तो ये कृष्णचंद्र का है। ये शेर किसका है कि अब के जनू में फासला शायद न कुछ रहे, दामन के चाक और गरेबा के चाक में, तो ये शेर मीर तकी मीर का है। ज़मानी तरतीब आपको बतानी है। देखो, सबसे पहले वली आएंगे। वली तो इनमें सबसे पुराने हैं ही। गालिब कट गए, दर्द कट गए, मीर कट गए, वली पहले यहाँ पे हैं, तो यही हमारा सही हो जाएगा। अब बाकी देखने की ज़रूरत ही क्या है। चलो, क्वेश्चन नंबर 143, फैज़ का कलाम। फैज़ के 7 शेरी मजमूए हैं, नक्श फरियादी दूसरा है। ठीक है, नक्श फरियादी पहला है, दस्ते सबा, सरवादी सीना, ये सब 7 टोटल फैज़ अहमद फैज़ के मजमूए कलाम है। तो दस्ते सबा फैज़ का है, आहंग मजाज का है, सुर्ख सवेरा मखदूम का है, गुल नगमा अल्लामा इकबाल का है। फैज़ का पूछ रहा है तो दस्ते सबा किसका है? फैज़ का है। कुरतुलैन हैदर के पहले नावल का नाम मेरे भी सनम खाने, ये कुरतुलैन हैदर का
पहला नावल है। आग का दरिया इनका सबसे मशहूर नावल है, 1959 में शाया हुआ था। कारे जहाँ दराज है ये इनका सवानही नावल है और चांदनी बेगम इनका आखिरी नावल है। क्वेश्चन नंबर 145, काले कोसों नज़र आती है घटाएं काली, हिंद क्या सारी खुदाई में बुतों का है अमल। एक मशहूर कसीदा आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, समते काशी से चला जानिबे मथुरा बादल, किसका है? मोहसिन काकोरवी का। उसी कसीदे से ये शेर लिया गया है। तो इस शेर का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? कसीदा से है। ख्वाबे हस्ती किसका ड्रामा है? बहुत सारे ड्रामे हैं इनके। आगा हश्र कश्मीरी के उनमें से एक ख्वाबे हस्ती भी है। सिल्वर किंग, यहूदी की लड़की, रुस्तम और सोहरा, बेवकूफ़ों की टक्कर, आफ्ताब मोहब्बत इनका पहला ड्रामा है। आगा हश्र कश्मीरी का 1897 में शाया हुआ था। कसीदे के ज़ै तरकीबी में सबसे पहले तशबीब आता है, फिर गुरेज, फिर मदा, फिर दुआ, उसके बाद मदा के बाद मुद्दुआ, फिर दुआ। ठीक है, कहीं कहीं 5 भी ज़ै तरकीबी मिलते हैं। ठीक है, तशबीब, गुरेज, मदा, मुद्दुआ और दुआ, ये सही तरतीब है, यानी कि ऑप्शन सी दुरुस्त होगा। उमराव बेगम किसका नाम है? देखो कितना आसान सा सवाल है लेकिन फंसा दिया है। उमराव बेगम नावल उमराव के जान के मरकज़ी किरदार का नाम है। जी नहीं, उसका नाम उमराव जान अदा है और अमीरन उसका बचपन का नाम है। ठीक है, नावल उमराव जान के ज़िमनी किरदार का नाम है। जी नहीं, ये गालिब की बीवी का नाम है उमराव बेगम। एहतशाम हुसैन की तनकीदी तसनीफ़ की निशानदेही कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन गलत कर दिया है। गलत इसलिए किया है कि देखो अदब और नज़रिया ये तो आले अहमद सरूर की है और अदब और इनकलाब अख्तर रायपुरी की है, अगर मैं सही से याद कर पा रहा हूँ तो। तहकीक और तनकीद मेरे जहन में नहीं आ रही है। तनकीदी हाशिया मजनू गोरखपुरी की है, तो इसमें तो कोई एहतशाम हुसैन की है ही नहीं। एहतशाम हुसैन की किताब का नाम है तनकीदी जायज़े। ठीक है, अगर आप लोग ज़िया उर्दू मनारे उर्दू पढ़ रहे हैं तो उसमें भी गलत दिया हुआ है। एहतशाम हुसैन की तसानीफ़ की लिस्ट में तनकीदी हाशिए दे दिया है। तनकीदी हाशिए मजनू गोरखपुरी की है और एहतशाम हुसैन की तनकीदी जायज़े है। ठीक है, तो तनकीदी जायज़े ये होता तो सही हो जाता। आखिरी सवाल, उसके बाद क्लास को ख़त्म करते हैं। बाकी आप कमेंट में बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, क्वेश्चन का लेवल कैसा है। असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल के सारे का क्वेश्चंस हैं और बनाए किसने हैं? लोक सेवा आयोग ने बनाए हैं। तो मुमकिन है कि 2017 में बनाए थे, अब 2025-26 में बनाए तो थोड़ा सा लेवल बढ़ा के बनाए, तो बढ़ाएंगे तो यहीं तक आएंगे। तो इस लिहाज से ये जो हमने 150 सवाल नहीं, 150 में से 30 माइनस कर लो क्योंकि 30 क्वेश्चन जनरल के थे, तो 120 क्वेश्चन जो हमने कराए बहुत अहम कराए हैं। कौन सी मसनवी मीर हसन की नहीं है? देखो गुलजार रम, रमूजुल आरफीन, खान नेमत, ये सब मसनवियाँ मीर हसन की हैं। छोटी बड़ी 12 मसनवियाँ। बहार सुखन ये इमदाद इमाम असर की किताब है काशिफुल हक़ाइक़, उसका नाम भी बहार सुखन है। तो बहरहाल ये मीर की तो नहीं है, मीर हसन की नहीं है। ठीक है, मीर हसन की नहीं है ये, तो हमारा जवाब ऑप्शन ए होगा। कैसी लगी क्लास कमेंट में बताओ ना। कमेंट आप लोग नहीं करते हैं, अपने तअस्सुरात नहीं देते हैं, फीडबैक नहीं देते हैं। मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, बुरा पढ़ा रहा हूँ, गलत पढ़ा रहा हूँ, सही पढ़ा रहा हूँ, कुछ तो बोलो भाई कमेंट में। आप अपने तअस्सुरात ज़रूर दो। थैंक यू वेरी मच।